1 और 2 ना। अरे तो थर्ड का आधा हिस्सा तो मैंने खत्म करा ही दिया तेरा। वर्क पाओ नहीं सियोम। कहां तक करा था भैया? न्यूटन लॉस ऑफ कूलिंग का दोनों सवाल कर लिए थे अपन। बड़े आगे। हैप्पी डेंट टेम्पल ये क्या है? अरे बार पूछना है ना, डाउट पूछ रहे हैं ना मेरे भाई, तू आना ना सामने, खेलेंगे आराम से। अभी करना क्या है, पर ये पूछ रहे हैं और तू वो पूछ रहे है। बाल्टी 3 सवाल हो गए थे ना, एक तो बाल्टी वाला तो ओरल बोल दिया होगा, उसके अलावा 2 सवाल कर लिए होगे अपन ने, खेलना सीख। भैया ये था न्यूटन का करा धरा। न्यूटन के पहले हमने देखा था स्टीफेंस का। न्यूटन और स्टीफेंस के बाद हमारे पास बस 2 छोटे छोटे से पॉइंट बचते हैं, उनको मैं फटाक से कहता हूँ तेरे को तेरे सामने। ठीक है ना, ध्यान से देखना। लास्ट में याद दिलाना, टाइम मिलेगा तो अपन देखो फ्रानहोफर ने कुछ बोला था वो भी बोल दूंगा, मॉड्यूल में लिखा हुआ है। फ्रानहोफर लाइंस करके एक टॉपिक है छोटा सा, वो भी दिखा दूंगा तेरे को। सबसे पहले देख, हेडिंग डाल, स्पेक्ट्रल एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन कर। हेडिंग डाल, स्पेक्ट्रल एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन कर। बेटा हाथ पे लिख ले बेटा। भाई स्पेक्ट्रल एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व है आइडियल ब्लैक बॉडी का। मैं तो कुछ जीबी का भी बताऊंगा, याद रखना है अपन को, आइडियल ब्लैक बॉडी का और जनरल बॉडी का मैं तेरे को बताऊंगा, ध्यान से देखिए। स्पेक्ट्रल एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व मतलब क्या हो गया भैया, तेने कोई आइडियल ब्लैक बॉडी को पकड़ा, आइडियल ब्लैक बॉडी को पकड़ा और उससे बोला कि भाई बता तू किस किस वेवलेंथ को फेंक रहा है। और आइडियल ब्लैक बॉडी ऑलमोस्ट सारी वेवलेंथ को फेंकता है, ये अपना कंसेप्ट है, ये अपनी थ्योरी है। और सन को अपन ने आइडियल ब्लैक बॉडी मान रखा है क्योंकि इट इज कंटिन्यूअसली हर सेकंड एमिटिंग ऑलमोस्ट ऑल काइंड ऑफ रेडिएशन। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। तो सन से बोला भैया बता तेरी इतनी वेवलेंथ पे कितनी एनर्जी, उसने बोला ये। अगली वेवलेंथ पे कितनी एनर्जी, उसकी हर वेवलेंथ पे कुछ ना कुछ एनर्जी। इस वेवलेंथ पे इतनी एनर्जी। ई लैम्डा क्या है, ई लैम्डा है एनर्जी करस्पॉन्डिंग टू ये वाली वेवलेंथ, एनर्जी करस्पॉन्डिंग टू ये वाली, समझ रहे हैं ना, इस वेवलेंथ पे इतनी एनर्जी, इस वेवलेंथ पे इतनी एनर्जी। ये सारा कर्व बना। और आइडियल ब्लैक बॉडी के लिए जो स्पेक्ट्रल एनर्जी कर्व बन रहा है, स्पेक्ट्रल एनर्जी कर्व बन रहा है किसके लिए, आइडियल ब्लैक बॉडी के लिए। ये क्या बना अपना, कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस। और अगर तू जीबी की बात करेगा तो ये बनता है डिस्क्रीट। डिस्क्रीट का मतलब समझता है, डिस्क्रीट का मतलब कुछ होगा, कुछ नहीं होगा, कुछ होगा। ये अपना कंटिन्यूअस बना भैया यहां से यहां तक का कर। डिस्क्रीट मतलब तेरा मेरा कर्व बना है, तेरे में से कितनी वेवलेंथ निकल रही होगी, एक या दो। ये इस पे देख ले, इस पे देख ले, कहीं पे भी देख ले, कोई भी ऑब्जेक्ट से देख ले, क्या सारी के सारी वेवलेंथ को वो लोग कंटिन्यूअसली एमिट कर रहे हैं? नहीं। तो हमारा कर्व कंटिन्यूअस ना बन के हमारा कर्व बनता है डिस्क्रीट। डिस्क्रीट से क्या समझता है कि हम लोग कुछ वेवलेंथ को फेंकेंगे, कुछ नहीं फेंकेंगे, कुछ फेंकेंगे, कुछ नहीं, तो हमारा कर्व बनता है डिस्क्रीट। और आइडियल ब्लैक बॉडी का कर्व क्या बनता है, कंटिन्यूअस। पर ये सारा का सारा कर्व जो बना वो बना टेम्परेचर टी पे। ये सारा का सारा जो कर्व बना था ये किस पे बना था भैया, टेम्परेचर टी पे। एक सिंगल टेम्परेचर, टेम्परेचर चेंज करेगा कर्व चेंज होगा। जैसे जैसे वेवलेंथ बढ़ रही है एनर्जी एमिटेड बढ़ रहा है या घट रहा है बेटा? जैसे जैसे वेवलेंथ बढ़ रही है एनर्जी बढ़ रही है, एक पॉइंट में मैक्सिमम हुआ, इस पॉइंट पे तेरे को मैक्सिमम एमिटेड एनर्जी मिलेगी, ये तेरा पीक पॉइंट कहलाया जाएगा। इसके एनर्जी को ईएम कह दूं, ईएम, एम बोले तो मैक्सिमम। अबे हाँ ना, इस टेम्परेचर पे यही मैक्सिमम है। और यहाँ पे लिख देंगे अपन लैम्डा एम। व्हाट इज लैम्डा एम, वेवलेंथ करस्पॉन्डिंग टू मैक्सिमम एनर्जी, है ना। स्पेक्ट्रल का मतलब ज्यादा कंफ्यूज मत हो, स्पेक्ट्रल मतलब फॉर ए गिवन वेवलेंथ। स्पेक्ट्रल का मतलब क्या है, फॉर ए गिवन वेवलेंथ, ज्यादा सोचना नहीं। तो एनर्जी बोल ज्यादा अच्छा है, इतनी वेवलेंथ पे इतनी एनर्जी। तो भाई इससे क्या क्या कंक्लूजन निकलती, यहां तक का कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई आपत्ति नहीं? भाई इधर देख, उसने बोला कि जो इसका एरिया है
दो चार चीजें बोली। एक तो उसे बोला इसका जो एरिया है वो किसके बराबर होगा, इंटीग्रेशन ऑफ वाई एक्सिस वाला इंटू एक्स एक्सिस वाला, ये E1 प्लस E2 प्लस E3, इस लैम्डा पे इतनी एनर्जी, इस लैम्डा पे इतनी एनर्जी, इस लैम्डा पे इतनी एनर्जी, ऐसे करते 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 तो टोटल स्पेक्ट्रल एनर्जी मिल जाएगी। क्या मिल जाएगी? टोटल स्पेक्ट्रल एनर्जी। तो यू विल गेट द टोटल स्पेक्ट्रल एनर्जी। बहुत बढ़िया, टोटल स्पेक्ट्रल एनर्जी हमें मिल गई। तो इसका मतलब एरिया किसके बराबर है, स्पेक्ट्रल एनर्जी, और स्पेक्ट्रल एनर्जी किसके बराबर है, टेम्परेचर की पावर 4 के। ऐसा स्टीफेंस ने बोला था। किसने बोला था? स्टीफेंस ने। तो हम कह सकते हैं कि भैया यहाँ से A1 बाई का A2 विल बी इक्वल टू T1 बाई का T2 की होल पावर 4, ऐसा कहा जा सकता है। कह दिया, कह दिया। तो मेरी बात सुन, इसके बाद अपन एक चीज और देखी गई। इस कर्व को लेके आया था लैंग्सले और प्लूमर, सॉरी प्रिंगसली और ल्यूमर, और इसको मैथमेटिकली प्रूव करा था प्लैंक ने। किसने करा था? प्लैंक ने। हमने क्या उनका कोई भी डेरिवेशन देखा? नहीं। ये सिर्फ और सिर्फ क्या देख रहे हैं हम? एंड रिजल्ट। बड़ी बड़ी इक्वेशन निकालते हैं। मतलब ये जो अपन इसमें देख रहे हैं ना इस चैप्टर में, सिग्मा ए टी की पावर 4, हमने बहुत छोटी सी चीज बोली है। उसने जो डेरिवेशन करे होंगे हमने वो थोड़ी देखे जो स्टीफेंस ने करा है। इन्हें तो भयंकर थ्योरी लिखी होगी, किताबें लिखी होगी, तब जाके तो उस कंक्लूजन पे पहुंचे थे, क्योंकि बहुत लोगों को जवाब देना पड़ रहा था। हम सिर्फ और सिर्फ क्या देख रहे हैं? रिजल्ट। तो रिजल्ट हमको याद रखना है ये वाला। ध्यान से देखना, पहला वाला A1/A2 विल बी इक्वल टू T1/T2 की पावर 4। एक पॉइंट पे है ना अजीब सा एक्सेप्शन निकला। तेने सुना है वर्ड इनऑर्गेनिक? सुना सुना लग रहा है या सुना सुना लग रहा है ना? तो उसमें सुना है कि एक्सेप्शन आते हैं एक दो, तो इसमें एक तो आ ही सकता है, इसमें क्या है, तो उसको एक्सेप्शन मान ले। हालांकि उसको भी प्लैंक ने प्रॉपर प्रूव करा था अपने डेरिवेशन में। अपना प्लैंक है नहीं ज्यादा स्कोप में बना, वो डेरिवेशन भी अपन देखते। तो प्लैंक ने प्रॉपर प्रूव करा, और उसने बोला ये जो पीक पॉइंट है ना, पीक पॉइंट पे ओनली फॉर पीक पॉइंट, बाकी हर जगह इधर की बात करेंगे एनर्जी विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर की पावर 4, इधर बात करेंगे एनर्जी विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर की पावर 4। केवल पीक पॉइंट की बात करेंगे। किस किस पॉइंट की बात करेंगे? पीक पॉइंट। पीक पॉइंट पे जो मैक्सिमम एनर्जी आती है ना, वो टेम्परेचर की पावर 4 की जगह टेम्परेचर की पावर 5 के प्रोपोर्शनल है। सिर्फ और सिर्फ कौन से पॉइंट पे? पीक पॉइंट पे। तो उन्होंने कहा यार हो सकता है इस ग्राफ में गलती से आ रहा हो, दूसरा बना है आइडियल ब्लैक बॉडी का, दूसरा ग्राफ बनाया गया वहां पे भी ये सेम आ रहा है, उसका अगला बनाया गया वहां पे भी, सब जगह ये ऑलमोस्ट क्या आ रहा था? सेम। तो लास्ट में ये कर दिया भैया, हेंस प्रूव EM विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर की पावर कौन सा वाला? 5 वाला। कौन सा वाला? 5। ठीक है। एक पॉइंट और बोला था, उस पॉइंट को अपन अलग से लिखेंगे। 3 पॉइंट बोले थे, तीसरा पॉइंट अलग से लिखेंगे। पहले यहां से यहाँ, ये मैंने नीचे लिख दिया, स्पेक्ट्रल एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व IBB का कंटिन्यूअस होता है और GB का क्या होता है? डिस्क्रीट। लास्ट में याद दिलाना एक बार, फ्रानहोफर बोलेंगे तो सही है ना, सुन तो लेंगे फ्रानहोफर ने क्या बोला। यहाँ लिख देते हैं ना, क्या दिक्कत है।
ई लैम्डा डी लैम्डा। ई लैम्डा मतलब एनर्जी करस्पॉन्डिंग टू दैट लैम्डा इनटू डी लैम्डा। डी लैम्डा छोटा सा कोई एलिमेंट लिया अपन ने, भाई तो इसके छोटे छोटे स्टेप्स निकाल के टोटल निकालेगा तो तेरे को टोटल एनर्जी बढ़ जाएगी। लिखा भैया? एमिट कर रहा है, ये अपन कर्व देख रहे हैं, प्योर एमिशन का कर्व। एनर्जी एमिटेड बाय एन आइडियल ब्लैक बॉडी, वो देख रहे हैं अपन, एनर्जी एमिटेड बाय एन आइडियल ब्लैक बॉडी। इसके बाद भाई क्या होता है कि तुम लोग जब डॉक्टर डॉक्टर बन गया भैया, तो बढ़िया पार्टी वार्टी में जा रहा है, तो औरों के सामने इंट्रोडक्शन होता है, भाई ये वाला डॉक्टर है, वो वाला डॉक्टर है। आपस में ऐसे शो ऑफ करते हैं कि भाई अपन ये कर रहे हैं, तू क्या कर रहा है। कभी गेट टुगेदर वेट टुगेदर होता है तो होता है ऐसा है, थोड़ा बहुत शो ऑफ करते हैं। तो उसमें क्या है कि साइंटिस्ट वाइंटिस्ट में गेट टुगेदर हो रहा था, वहां पे एक साइंटिस्ट था, इसका नाम था वीन। विन ने जीवन में कुछ नहीं करा था, मतलब ही वॉज ट्राइंग टू डू, ऐसा नहीं है जिसने कुछ नहीं करा, कुछ नहीं करा, मतलब कुछ कर रहा था पर कुछ प्रॉपर वे में कुछ हुआ नहीं था। तो छेड़ने वाले चलते थे, और विन क्या चल रहा है तेरा, पता था कुछ चल तो रहा ही नहीं है। ही वॉज ट्राइंग टू डू समथिंग। एक दिन बड़ा दिल पे ले बैठा वो, उसने कहा यार क्या चल रहा है जीवन में, लाइफ इज सो हार्ड, एंड ही वॉज नॉट एक्सेप्टिंग इट। ही शुड हैव एक्सेप्टेड दैट। तो वीर ने कहा कि कुछ तो करते हैं। तो उसके उसने ना बहुत सारी चीजें खोली, उसमें से उसने ये कर्व खोला, अभी जस्ट मैंने जो रब करा, स्पेक्ट्रल एनर्जी कर्व। उसने स्पेक्ट्रल एनर्जी कर्व खोल के उसने ये देखा यार इसमें कुछ चीजें मेरे को चमक रही है। उसने पढ़ा, प्लैंक की इक्वेशन अलग पढ़ी, लेंग्सले प्लूमर सबकी थ्योरी पढ़ी। सबकी थ्योरी पढ़ने के बाद एक चीज उसने पॉइंट आउट करा, जो कौन नहीं करा था, जिसने कर्व बनाया था उन्होंने नहीं करा था। तो उसने क्या करा, उसने बोला कि भाई इसका, उसने कहा सबसे पहले तो इसका नाम दो मेरा, विंस डिस्प्लेसमेंट लो। तो हमने कहा ठीक है भाई तेरा नाम दे देते हैं विंस डिस्प्लेसमेंट लो, हमारे क्या फर्क पड़ रहा है। उसने कहा ये जो लैम्डा है ना, बहुत सारी चीजें बोली। पहली चीज तो सबसे पहले उसने ये बोली कि है ना, आटा सन्नाटा गोली मार देके दूंगा, इधर देखो तुम। तो लैम्डा एम है, वो बॉडी का कलर डिसाइड करता है। क्या डिसाइड करता है? बॉडी का कलर। वेवलेंथ करस्पॉन्डिंग टू मैक्सिमम एनर्जी, इसका मतलब तेरे बॉडी से, या जो भी आइडियल ब्लैक बॉडी है उसमें से, क्योंकि आइडियल ब्लैक बॉडी में अलग अलग निकलेगी, हमारे में से तो उक्की दुक्की निकलेगी, क्या ही निकल जाएगी। वेवलेंथ करस्पॉन्डिंग टू जो मैक्सिमम एनर्जी है, वही आइडियल ब्लैक बॉडी का क्या डिसाइड करेगा? कलर। क्योंकि उसी में एनर्जी सबसे ज्यादा निकलेगी, ही मैक्सिमम तो उससे निकलेगा। चलो ठीक है। उसने एक और चीज बोली कि भैया, वो मतलब बोलता गया, काफी सारी चीजें बोला, तो आराम आराम से देख। लैम्डा एम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। मतलब एक सिंगल टेम्परेचर के लिए कर्व सिंगल बनेगा। उसने बोला लैम्डा एम किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है? टेम्परेचर। जैसे टेम्परेचर बढ़ा लैम्डा एम कम हुआ, टेम्परेचर घटा लैम्डा एम बढ़ा। तो उसने, लोगों ने कहा यार गुड, गुड चीज, वेरी गुड वेरी गुड। तो फिर उसने कहा कि लैम्डा एम इंटू टी, इसे कांस्टेंट, एंड कांस्टेंट को मेरा नाम दो। खुद ही बोल रहा था कांस्टेंट को किसका नाम दो? मेरा नाम दो। उसने कहा इसको बोलो वीन्स कांस्टेंट। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ वीन्स कांस्टेंट? वीन्स कांस्टेंट की वैल्यू है 2893, 2.89 10 टू द पावर -3 मीटर केल्विन। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। उसने कहा कि लैम्डा m1 इंटू T1 विल बी इक्वल टू लैम्डा m2 इंटू T2। लोगों ने कहा ठीक है भाई। लोगों ने कहा पर यार दिस इज अ चीटर, यू आर ए चीटर। उसने कहा वाई आई एम ए चीटर, कि तेने तो इनके कर्व की बस एक चीज को लिख दिया, ये तू नहीं निकालता कोई और बोल देता। फिर उसके दिल पे ले बैठा, फिर वो घर गया, 2 रातें नहीं सोया। उसने कहा कुछ तो करना पड़ेगा, मामला गर्मा गर्म हो चुका है, कुछ तो करना पड़ेगा, अब तो रेस्पेक्ट की बात आ चुकी है। फिर उसने 2 दिन बाद मीटिंग बुलाई और सबको बुलाया। सब आ गए भाई एकदम। उसने कहा आई एम गिविंग ए टी पार्टी, और सब पहुंच गए, फ्री का खाना खाने सब पहुंच जाते हैं। ये लैम्डा लैम्डा का उसने कर बनाया। लोगों ने कहा कुछ नई चीज बताएगा, उसने ये कर बना दिया। 2-4 ने तो बस उसको मारा ही नहीं था। मैं कहा क्या कर रहा है बे? उसने कहा रुको, वेट। उसने कहा वेट। ऐसा भी कोई बोला छोटा बना दिया तेने कर, ऐसा भी कोई बोला था? उसने कहा वेट। उन्होंने कहा कि यार तेरे 3 कलर, तेरे पास 3 कलर तो इसलिए बुलाया तेने। लोगों ने कहा, उसको कोई सुन ही नहीं रहा था, उसकी उसकी रेस्पेक्ट ही नहीं कर रहा था। उसने कहा सी दिस, दिस इज लैम्डा 1, दिस इज लैम्डा 2, दिस इज लैम्डा 3। उसने कहा कि भैया दिस इज T1, दिस इज T2 एंड दिस इज T3। एक सिंगल टेम्परेचर के लिए सिंगल कर। उसने कहा बताओ किसका लैम्डा ज्यादा है? लोगों ने कहा गुड क्वेश्चन, दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन। लैम्डा 1 ज्यादा है, फिर लैम्डा 2 ज्यादा है, फिर लैम्डा 3 छोटा है, ठीक है ना।
उसने कहा लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टी, जिसका लैम्डा ज्यादा उसका टेम्परेचर क्या होगा, कम। लोगों ने कहा अबे भैया इसके लिए तेने हमको मतलब यहाँ बुला लिया, हालांकि ठीक है हम तो चाय पीने आए थे, पर तेने बुला लिया। लोगों ने कहा कि इधर देख, हम तेरे को एक और चीज बताते, जिसकी एनर्जी ज्यादा होगी उसका टेम्परेचर ज्यादा होगा, कहाँ मेहनत कर रहा है तू। फिर वो दिल पे ले बेटा, ओ भाई साहब कितनी बेइज्जती, मतलब इतनी कितनी बेइज्जती कर रहे यार। उसने कहा अब तुम रुको, अब तुमको अपन ऐसी चीज बता दें जिसको सुनने के बाद तोते उड़ जाएंगे। क्या उड़ जाएंगे? तोते। तो उसने कहा कि वॉच नाउ। उसने कहा कि आप लोगों ने विब्योर सुना है? लोगों ने कहा पगला गया लड़का। कि हाँ सुना है। फिर दो चार फिर अच्छे लोग भी थे, उसने कहा हमने सुना है भाई, सुना है। बोल भाई बोल, तू रो मत। उन्होंने कहा कि किसकी वेवलेंथ ज्यादा होती है, रेड की ज्यादा होती है या वायलेट की ज्यादा होती है? रेड। तो यहां से यहां जाने पे उसने बोला कि भैया रेड की वेवलेंथ ज्यादा होगी, वेवलेंथ बढ़ेगी तो टेम्परेचर कम होगा, और उल्टा आता आएगा तो इस पर्टिकुलर केस में लैम्डा घटेगा और टेम्परेचर बढ़ेगा। उसने कहा ये पागल ही हो गया है, एक ही चीज को 3 बार बोल चुका है। उसने कहा रुको तो सही। फिर लेके आया वो एक आयरन की रॉड, छोटी सी फर्नेस, आयरन की रॉड। उसने आयरन की रॉड को फर्नेस में डाला और गर्म करना चालू करा। गर्म करना चालू करा, सबसे पहली बार उसमें से जो कलर निकला वो और अंधेरा कर दिया। अंधेरा करने से क्या हो गया, प्रॉपर दिख रहा है चीजें को, और वैसे तो उजाले में भी दिख जाएगा, ऐसे कोई खास फर्क पड़ेगा नहीं। अंधेरा करने के बाद भाई ने क्या करा, जैसे ही उसने उसको उसमें आग लगाई, आग लगाने के बाद उसमें क्या हुआ, सबसे पहला कलर उसने जो एमिट करा, रेड। उधर से चालू होगा और इधर जाएगा क्योंकि टेम्परेचर बढ़ रहा है ना राइट डायरेक्शन में, तो राइट डायरेक्शन में सबसे पहला कलर हुआ रेड। उसने हीटिंग रोकी नहीं, हीटिंग को और बढ़ाया, और फिर देखा कि रेड के साथ साथ कौन सा कलर आ रहा है, ऑरेंज। ऑरेंज के बाद थोड़ा सा येलोइश टाइप का कलर आता है, सबका मिक्सचर, येलोइश रेड। फिर धीरे 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 उसने देखा सारे कलर एमिट कर रहा है। पर जब एक साथ सारे कलर एमिट करेगा ना, तो तेरे को ये नहीं दिखेगा ग्रीन अलग से रेड अलग से, तेरे को क्या दिखेगा, व्हाइट। क्या दिखेगा, व्हाइट। आयरन मैन थ्री का कंसेप्ट बता रहा हूँ तेरे को। बॉडी का टेम्परेचर बढ़ा, सबसे पहले रेड था, फिर धीरे 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 लास्ट में जाके जब वो शूट करते हैं, उनके हाथ से व्हाइट और थोड़ा सा येलोइश ऐसा मिक्सचर सा निकलता है। पर मैक्सिमम जब सारे ये आयरन की ना, जब तुम मेल्टिंग होती है ना, उस प्रोसेस में पूरा का पूरा देखना, कभी यूट्यूब वीडियो पे देखना, वो एक एक करके कलर धीरे धीरे एमिट करता है अलग अलग। शुरू में आसानी से दिख जाएगा रेड, जब पहली बार वो मेल्ट मतलब मोल्ड हो रहा होगा, मेल्ट हो रहा होगा, गर्म हो रहा होगा, फिर धीरे धीरे सबका मिक्सचर दिखता है, इंडिविजुअल कलर नहीं दिखेंगे कि ब्लू निकल रहा है अलग से, कोई रेनबो तो बनाना है नहीं उसको, उसको तो सारे कलर रेड को एमिट करना है। तो करते हैं। लोगों ने कहा दिस इज ए गुड थिंग, दिस इज ए गुड थिंग। उसने एक और चीज बोली, हालांकि नहीं बोलनी चाहिए थी, यही तक काफी था, फिर भी बोल दिया उसने। उसने कहा भैया E इज इक्वल टू होता है एच सी बाय लैम्डा। लोगों ने कहा हाँ। उसने कहा E इज इक्वल टू होता है एच न्यू। उन्होंने कहा हाँ। कि लैम्डा एम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टी एंड लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। फ्रीक्वेंसी और टेम्परेचर का कर्व क्या बनेगा, स्ट्रेट लाइन। लोगों ने इससे पहले कि वो कुछ और बोलता, भावुक होता, ताली बजा के खत्म कर दिया उसका मामला। कहां से कहां, वहां से है। किसने बोला, वीन्स ने। हालांकि ये जो था सारा का सारा उसी कर्व से निकला था जो स्पेक्ट्रल एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व था, अपन ने अलग से लिखा है वही। हाँ ब्रो, हाँ ब्रो। हाउ, सी हाउ, सी हाउ। और प्रभु बढ़िया से मुहूर्त निकालो, चलो इसका भी फटाक से लिखो इसको, भारी मन से। इसमें सवाल लिख लें एक दो यार, फटाक से। हाँ हाँ लिखो, तुम आराम से लिखो उसको, पहले इसको लिख लो, एकदम भर भर के लिख लो इसको। नहीं नहीं कोई जल्दी नहीं, अपन 5 सवाल कर लेंगे, तो क्या बात कर रहे हैं। हाँ नीरज भैया जय बोले। तबीयत खराब हो गया? देख ले, चेक कर लेते हैं इसमें क्या है। नहीं नहीं है।
है भाई, तुम लिख लो यार इसको यार। भैया मैंने ना पीक सबका है ना लेफ्ट में बनाता गया है, तो एक के ऊपर एक बना गया ना, बस एरो आगे पीछे बनाना देना। सबसे पहले सबसे राइट में बनाया रेड, फिर उसके बाजू में ब्लू, और सबसे लेफ्ट में क्या बनाया, ब्लैक वाला। पीक सबसे लेफ्ट में है उसका, है ना, थोड़ा ढंग से बनाई हो। कोई बात नहीं बेटा, होता रहता है, नॉर्मल है, लाइफ इज हार्ड। कौन है रे, कौन पगला गया है आज? यही लग रहा है मुझे, लड़का आज पगला गया है। नीरज भैया की याद सता रही है इन्हें। सवाल कर लेते हैं भैया। कोई लिख रहा है अभी तक? यस, यस, यस। सब लिख रहे हैं, सब लिख रहे हैं, और जो नहीं लिख रहा वही बोल रहा है बस। ये होता है सच्चा दोस्त, जो तेरे को लोहे की बेंच पे बिठवाएगा। हाँ हाँ, पता है कौन है, ये दोनों ही है ये लड़के। ये तो भूल गए मास्क लगा रखा है, पर मास्क जब बोलते हैं तो डायफ्राम जो रहता है आगे का, वो आगे पीछे क्या वो ऑसिलेट करता है। सुना होगा तेने ऐसा? सुना सुना ये माइक्रोफोन रहता है ना, इसमें भी क्या होता है कि अपन जब बोलते हैं रेयर फ्रैक्शन कंप्रेशन जाता है, और सोचते हैं कि वो बोल रहे हैं, तो मास्क में एकदम पतली सी तो लेयर है, मोटा मास्क है तो फिर भी ये छुप जाता है। किसी भैया ने मैंने कहा इनके मास्क, है ना, वो बोल रहे हैं उनका डायफ्राम मिल रहा है साफ साफ, फिर भी वो सोच रहे नहीं पता लग रहा है। और ठीक है, थोड़ी बहुत वॉइस क्वालिटी अब तक तो रटाई में आ ही जाती है दो चार की, तो ये है ना। इधर देख, वॉइस नोट सबका डिफरेंट रहता है। अपन कॉपी करते हैं ना, कॉपी करते टाइम मिमिक्री तो कर लेते हैं, पर एग्जैक्ट फ्रीक्वेंसी नहीं निकाल पाते। हाँ, उसके आसपास की वॉइस मॉड्यूलेशन, किसी किसी की खास बात होती है, वो कि वो कर ही देते हैं, ऑलमोस्ट ही कर देते हैं, ऑलमोस्ट। वो मतलब 10 लाख में से एक बंदा मान ले जो इतनी एकदम परफेक्ट मिमिक्री कर सकता हो, पर एग्जैक्ट तो करना पॉसिबल नहीं है, ना ही फिंगरप्रिंट और ना ही वॉइस नोट। इधर देख भैया, ध्यान से। ये भैया ये कर्व दे दिया अपन ने किस किस के बीच में, ई लैम्डा का दे दिया कर्व, ई लैम्डा का दे दिया और लैम्डा का। अब इसमें है ना, मेरे को क्या दे रखा है भैया, यहाँ पे वेवलेंथ दे रखी है, वेवलेंथ करस्पॉन्डिंग टू मैक्सिमम एमिशन 1.5 माइक्रोमीटर, 1.4 माइक्रोमीटर। इस कर्व का टेम्परेचर बता, फाइंड टेम्परेचर ऑफ द कर्व। इतना ही क्वेश्चन है, ये दे रखा है, फाइंड टेम्परेचर ऑफ द कर्व। के सब जगह के, until unless stated by default के लियो। भाई लैम्डा एम इंटू टी तेरा कांस्टेंट है बी, तो टेम्परेचर निकालना है तो बी बाय लैम्डा एम। बी कितना है तेरा, बी कितना है 2.89 10 टू द पावर -3, लैम्डा एम है 1.4 इंटू 10 टू द पावर -6, अप्रोक्सीमेटली 2 टाइम्स चल जाएगा, तो ये आ जाएगा 2000 के। चेक करना ये आ रहा है क्या भैया, है ना?
सिंपल है, मेरे हिसाब से तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें। हो गया भैया, लिखिए एक बार। लिखना, वेवलेंथ corresponding to maximum emission at 1600 Kelvin. Wavelength corresponding to maximum emission at 1600 Kelvin is 2 micrometer. Wavelength corresponding to maximum emission at 1600 Kelvin is 2 micrometer. Find wavelength if temperature of the body is changed to 2000 Kelvin. जिसने सवाल नहीं लिखा हो इधर से देख ले, शॉर्ट फॉर्म में लिखवा देता हूं। इतने लैम्डा इतना टेम्परेचर पे, ये लैम्डा किस टेम्परेचर पे, फाइंड सिंगल बॉडी के लिए। वन 1600, बहुत बढ़िया। भाई मेरी बात सुन, लैम्डा m1 इंटू T1 विल बी इक्वल टू लैम्डा m2 इंटू T2। सिंगल इक्वेशन है, सिंगल वेरिएबल है, पुट द वैल्यू, गेट द आंसर। अबे हाँ ना, कर देते, आगे भी कर देते हैं, लाइफ इज हार्ड। अरे भैया तेरा टेस्ट आ रहा है ना, सिलेबस तो पूछता ही नहीं तू, पूरा नहीं आ रहा। हाँ मेरे को 14 तारीख का याद रहा था तेरा टेस्ट, है ना, और वो अब तो जो आएगा वो तो करना ही है, अब तो सारा ही पढ़ना है, वो तो सारा ही पढ़ा कर। बाकी मैंने दिया है केटीजी के बाद थर्मो के बाद कैलोरीमेट्री, बस यही दे पाया। उसके बाद क्या है कि मेरे को बीच में याद है क्लासेस एकदम से एक और सर आ गए थे, एक और सर आ गए थे ना, तो और मेरे को लगा 14 तक क्लास मिलेगी ही नहीं, इतना ही सिलेबस करवा पाऊंगा। फिर पता लगा वो 14 का पेपर नहीं है, वो किसका है, 21 का। फिर तो मैंने चेंज करवाना चाहा कि सर आपने 3 बार चेंज करवा दी, अब नहीं होगा वो। मैंने पहले पूरा दिया था, फिर वो सर आ गए तो फिर मैंने उसको कटवाया, कटवा के फिर रेक्टिफाई करा, रेक्टिफाई करने के बाद मैंने कहा हो गया था, मैंने कहा ठीक है जय बोले। वैसे तो अपन को तो क्या नीट की तैयारी करनी है, तुम तो सारा का सारा ही पढ़ के जाया करो जो भी टॉपिक आ रहा हो, क्योंकि अभी मेजर जब चलेंगे ना तब एकदम से बर्डन पड़ जाएगा। मेजर ये तेरे मान के चल जनवरी फर्स्ट वीक के बाद से कभी भी हो सकते हैं। मेजर मेरे हिसाब से 14 एग्जाम होते हैं, है ना। अब वो देख यार, देख अब समय के हिसाब से होते हैं, अपने पास क्या ड्यूरेशन है, नहीं नॉट पूरा साल, 15-20 दिन में, या मतलब सिलेबस पहले पहले 2 चैप्टर इसके, 2 चैप्टर इसके, फिर उसमें 2-2 चैप्टर, फिर सेमी मेजर 11 पूरा, फिर 12 के 2-2 3-3 टॉपिक, फिर ऐसे ऐसे मिक्सअप करके देते रहते हैं। फिर क्या बेटा, टाइमिंग वही वही, अच्छा बीच में टाइम इंटरवल 1-1 2-2 दिन का, ज्यादा थोड़ी मिलेगा, ये थोड़ी बोर्ड थोड़ी चल रहे हैं। और तुमको सबकी प्लानिंग करनी पड़ेगी, इसलिए जो टॉपिक कर रहा है अभी अच्छे से कर, ताकि इसका रिवीजन कम करना पड़े, सिंपल है। जितना कम रिवीजन करे, मतलब अभी करना पड़ेगा, उतना टाइम मिलेगा आगे ज्यादा। और करना है, बताया आदमी मक्कार होता है, ये सब टेस्ट पेस्ट होते रहेंगे ना, तो फिर भी एक ड्राइविंग फोर्स मिल जाती है। और अगर घर पे बैठ जाएगा, नहीं करेगा, टेस्ट पेस्ट नहीं देगा ना, तो फिर क्या ड्राइविंग, यहाँ पे क्लास के साथ साथ पढ़ाई अच्छी हो जाती है। दिक्कत तब आती है जब तू क्लास छोड़ता है और तू घर जाता है, पूरा दिन फ्री रहता है। और पूरा दिन फ्री रहता है ना, एक फ्लो नहीं बनता है। फिर बता रहा हूँ, 10-12 घंटे से ज्यादा क्या पढ़ लेगा, मैं गारंटी दे रहा हूँ। 12 घंटे से ज्यादा पढ़ रहा है तो मतलब बच्चा बहुत बहुत ज्यादा सिंसियर है। 13-14 घंटे पढ़ रहा है, बहुत बड़ी बात है। पर 12 घंटे भी तू कॉन्स्टेंटली अच्छे से पढ़ लेना, इफेक्टिवली, मोर देन सफिशिएंट 12 आवर्स। और ढंग से पढ़ना है भैया, कम से कम 12 आवर्स। वो प्लानिंग करें क्यों, अभी की बात नहीं कर रहा हूं, जब क्लासेस नहीं चल रही हैं,
अबे जब क्लासेस नहीं चलेगी 24 घंटे होंगे हमारे पास, उसमें से अपन को कितना पढ़ना है एटलीस्ट, मतलब 50% ऑफ द डे तो पढ़ेंगे ना भैया, ठीक है ना। लाइफ इज हार्ड। अब इधर देखिए, हेडिंग डाल दे सोलर कांस्टेंट, हेडिंग डाल दे सोलर कांस्टेंट। मतलब क्लास चलने के बाद 12 घंटे पढ़ना चाह रहा है तू? बहुत अच्छी बात है। अभी के लिए तो 7 बहुत है रे। क्लासेस चल रही है, ज्यादा बोल गया क्या मैं? अभी तो तू मिनिमम पढ़ लिया कर, पर मिनिमम 4 पढ़ लिया कर, पर मिनिमम तो पढ़ा कर। मिनिमम 4 है, मैक्सिमम 7 है। देखिए सर, ये सन है। सन क्या है? कंटिन्यूअसली ना एनर्जी को एमिट कर रहा है। अब फटाक से देख, 2 मिनट में खत्म करते हैं इसको। इसके बाद फेराडे ऑफर बचा है, फिर नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं। अपने पास टाइम बचा हुआ है, आधा पौन घंटा तो उसको लेंगे। मैं कह रहा हूं, ये सन कंटिन्यूअसली रेडिएशंस को एमिट कर रहा है हर डायरेक्शन में। सन को स्पेरिकल मानते हुए सन की रेडियस को ले ले कैपिटल आर, सन के टेम्परेचर को ले ले टी। सन कंटिन्यूअसली रेडिएशन एमिट कर रहा है, तो अमाउंट ऑफ रेडिएशन एमिटेड बाय सन पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, इसको अपन ई कह देते हैं। ई किसके बराबर हो जाएगा? सिग्मा टी की पावर 4। अबे हाँ ना, ये कितना हो जाएगा? सिग्मा टी की पावर 4। ये टोटल रेडिएशंस एमिटेड बाय सन विल बी इतना, ठीक है ना। अब एक काम कर, लास्ट में ई को पुट कर देंगे सिग्मा टी की पावर 4। अभी तो ये लिख देते हैं। अब ये सारी रेडिएशंस जो है ना, ये सन के सरफेस से निकल रही है। अमाउंट ऑफ रेडिएशंस एमिटेड पर यूनिट टाइम विल बी इक्वल टू सिग्मा इनटू एरिया, एरिया ऑफ द सन। सन का सरफेस एरिया कितना हो जाएगा? 4 पाई इंटू आर स्क्वायर। तो कितनी हीट पर सेकंड सन फेंक रहा है, दैट विल बी इक्वल टू ई इंटू 4 पाई इंटू रेडियस ऑफ सन का स्क्वायर। और ये सारी हीट कहां जा रही है? सन से बाहर। सन से कहां जा रही है? बाहर। बाहर मतलब स्पेस में जा रही है। अब सन से बाहर निकली तो हर डायरेक्शन में निकलेगी, 3D डायरेक्शन में निकलेगी। तो सन से, सन के सेंटर से डी दूरी पे मैंने एक स्फीयर बना दिया, ठीक है ना। दिस टोटल एनर्जी, दिस क्यू बाई टी विल फॉल ऑन स्फीयर जिसका रेडियस कितना है? डी। ये सारी की सारी एनर्जी इस स्फीयर पे गिरेगी। अब अर्थ वैसे तो इलेप्टिकल ऑर्बिट में घूमता है, देख फ्रैंकली स्पीकिंग, अर्थ किस में घूमता है? इलेप्टिकल। पर सन तो एनर्जी इलिप्टिकल ऑर्बिट में फेंकेगा या स्पेरिकल में फेंकेगा। तो अपन ने माना कि अर्थ कहीं पे होगा, इसमें कहीं पे एक हिस्से पे अर्थ भी तो होगा ना कहीं घूम रहा होगा। अभी अपन एवरेज डिस्टेंस ले लेते हैं सन और अर्थ की, 1.5 10 टू द पावर माइनस, अरे प्लस कितना? 11 होता है ना। अरे 1 AU कितना होता है? 1.5 इंटू 10 टू द पावर, अबे 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। जे बोले मतलब एक तो होता है R1, अबे भूल भुला गया क्या, एक होता है R1, एक होता है R2, एक होता है छोटा वाला, एक बड़ी डिस्टेंस भी तो होती है ना। पर हम उनको नहीं लेते क्योंकि वो इलेप्टिकल ऑर्बिट का होता है। कौन सा होता है? इलेप्टिकल ऑर्बिट। और हम क्या करते हैं? इसका एवरेज क्या कर लेते हैं? एवरेज। अभी अपन नॉट ओनली फॉर अर्थ बट ऑल्सो फॉर अदर प्लैनेट, क्योंकि दूसरे प्लैनेट और मैक्सिमम जो प्लैनेट वगैरह ना, सब के सब कौन से? इलेप्टिकल ऑर्बिट में घूमते हैं। डेरिवेशन अपन सर्कुलर ऑर्बिट के हिसाब से या स्पेरिकल ऑर्बिट के हिसाब से कर सकते हैं। ध्यान से देखना, यहां से यहां तक की दूरी कितनी है? डी। अब ये सारी की सारी एनर्जी इस स्फीयर पे गिर रही है, मतलब 4 पाई डी स्क्वायर पे कितनी एनर्जी गिर रही है? क्यू बाई टी। भैया ये लिख सकते हैं 4 पाई डी स्क्वायर पे कितनी एनर्जी गिर रही है? क्यू बाई टी। और क्यू बाई टी की वैल्यू कितनी है? क्यू बाई टी की वैल्यू है ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। तो सोच यूनिट एरिया पे कितनी गिर रही होगी? ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर अपॉन 4 पाई डी स्क्वायर। यूनिट एरिया समझा ना, रेशियो प्रोपोर्शन निकाला। क्या निकाला? रेशियो प्रोपोर्शन। अबे हाँ ना, रेशियो प्रोपोर्शन निकाल दिया। 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो गया, तो ये तेरा टोटल क्या निकल के आ गया? इस चीज को बोलते हैं सोलर कांस्टेंट। क्या बोलते हैं? सोलर, या स्मॉल एस से या कैपिटल एस से डिनोट कर देते हैं अपन, कैपिटल एस से। सोलर कांस्टेंट हो गया E इंटू आर स्क्वायर, बाय का नीचे क्या आ जाएगा? डी स्क्वायर। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ E? शुरू में लिखा था सिग्मा टी की पावर 4 इंटू आर स्क्वायर बाय का डी का स्क्वायर। व्हाट इज सिग्मा? 5 6 7 8। व्हाट इज टी? टेम्परेचर ऑफ द सन। What is R? Radius of the sun. What is D? दूरी। अब ये दूरी अर्थ के लिए अलग होगी, मार्स के लिए अलग होगी,
अलग अलग प्लैनेट के लिए अलग होगी। तो सोलर कांस्टेंट अर्थ के लिए तो निकल के आता है 1340, जो ये यूनिट निकल के आता है 1340 आता है। पर वो तेरा मान के चल, वो अपन एवरेज निकालते हैं, पास में दूर में, कभी अर्थ पास होगी तो ज्यादा होगा, कभी अर्थ दूर होगी तो ऑन एन एवरेज सोलर कांस्टेंट जो निकल के आता है वो निकल के आता है 1340 का। कितना आता है? 1340 वॉट। ऊपर नीचे कट जाएगी बाकी चीजें तो तेरा ये इतना सोलर कांस्टेंट पूरा का पूरा निकल के आता है। ठीक है, अब इसमें जो मेन चीज है, बाकी सब भूल जाए चलेगा, या तो ये फॉर्मूला याद रह जाए और ये फॉर्मूला भी भूल जाए तो उतना याद रखना, सोलर कांस्टेंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दूरी का स्क्वायर। अर्थ है तो ये हो जाएगा डिस्टेंस ऑफ द अर्थ का स्क्वायर, और कोई दूसरा प्लैनेट है तो इट विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस ऑफ प्लैनेट का स्क्वायर। तो सोलर एनर्जी ऑफ अर्थ, सोलर एनर्जी ऑफ प्लैनेट विल बी इनवर्स रेशियो ऑफ डिस्टेंस ऑफ अर्थ, डिस्टेंस ऑफ प्लैनेट का होल स्क्वायर। इस चीज को अपन अच्छे से याद रख सकते हैं। ठीक है ना। अब ये एक काम की चीज है जो मैं तेरे को लास्ट में बता रहा हूं, ढंग से सुनना उसको। अब मैं कह रहा हूं कि ये सारी एनर्जी जो सन से आ रही है वो किस पे गिर रही है भैया? अर्थ पे। किस पे गिर रही है? अर्थ पे। अर्थ स्फीयर होता है। अब मेरे को बता कि एक सेकंड में अर्थ पे टोटल कितनी एनर्जी फॉल करेगी। तो मैं टोटल एनर्जी को अपन निकाल रहे हैं। व्हाट इज दिस? दिस इज एनर्जी पर यूनिट एरिया। अरे भैया टोटल एरिया पे इतनी, तो यूनिट एरिया पे कितनी? इतनी। और अर्थ की ऊपर हर सेकंड टोटल एनर्जी कितनी गिरेगी, तो तेरे को क्या करना पड़ेगा? टोटल एनर्जी को निकालने के लिए एस को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा एरिया से। एस को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? एरिया। अब अर्थ का एरिया क्या लेगा? सपोज अर्थ की रेडियस है स्मॉल आर, अर्थ की रेडियस है स्मॉल आर, पाई आर स्क्वायर क्यों लेगा? क्योंकि इसमें है ना, मेरी बात सुन, ये जो रेज आ रही है ना, ये सन से आ रही है, बहुत दूर से आ रही है, तो मैं पैरेलल मान सकता हूं। पैरेलल मान सकता हूं तो भैया इस पे जैसे बॉल ले, यहां पे एक टॉर्च मार, तो बॉल की परछाई क्या मिलेगी तेरे को? सर्कल मिलेगी ना। तो सर्कल का एरिया, इसका जो एरिया लेते हैं ना, वो लेते हैं अपन सर्कल का एरिया इंटू पाई आर स्क्वायर। याद रखना ये, वरना अदरवाइज लेना क्या चाहिए था? 4 पाई स्क्वायर, नहीं 2 पाई स्क्वायर नहीं, 4 पाई स्क्वायर। हाँ मतलब 4 पाई स्क्वायर का आधा लिया। पहले तो ये बोल कि टोटल कितना हुआ? 4 पाई स्क्वायर, और आधे आधे हिस्से पे गिरती सनरेज, तो उसमें कितना ले लेते हैं अपन? 4 पाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। पर हम क्या ले रहे हैं? हम प्रोजेक्टेड एरिया ले रहे हैं। कौन सा एरिया ले रहे हैं? प्रोजेक्टेड एरिया कितना रहेगा तेरा? पाई आर स्क्वायर। ठीक है ना। सबसे काम की चीज इसमें याद रखने वाली ये वाली। ठीक है, हाँ बेटा देख, मैं इधर कह रहा हूं, यहां से सन से जो रेज निकलेगी ना, हर डायरेक्शन में निकलेगी। स्पेरिकल है, मैं बनाया सर्कल है ये स्पीयर, हर डायरेक्शन में निकलेगी। यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे, तो ये स्पीयर पे भी तो पहुंचेगी ना, हर इंस्टेंट पे पहुंचेगी स्पीयर पे, क्योंकि सन तो कंटिन्यूअसली एमिट करेगा। एक सेकंड में इतना करेगा, अगले सेकंड में इतना करेगा, उसके अगले सेकंड में, हर सेकंड पहुंचता जाएगा उस स्फीयर के पास। हाँ अरे मतलब हर सेकंड के लिए लिखा है मैंने, क्यू बाई टी, पर सेकंड इतनी पहुंचेगी। पहले सेकंड में भी इतनी एनर्जी, सन कंटिन्यूसली रुकेगा थोड़ी, वो तो कंटिन्यूसली एमिट करता रहेगा, है ना। विद द पासेज ऑफ टाइम कम हो जाएगा, धीरे धीरे 5-4 साल बाद बोल रहे हैं कि भाई खत्म हो जाएगा, तब के तब सोचेंगे। तब चाइना वाइना के साथ लेके अपन को मिला लेंगे। चाइना बना भी रहा है सन, बना लिएगा सन ने, बना रहा है आर्टिफिशियल सन बना रहा है। चलेंगे अपन, चलेंगे, खरीद लेंगे, सस्ता पड़ता है चाइना का वैसे। सोलर कांस्टेंट इज जो टोटल रेडिएशन एमिटेड बाय सन पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, खत्म। वही लिखा है, टोटल रेडिएशन पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। पर यूनिट टाइम तो यही हो गया, पर यूनिट एरिया यहां कर दिया अपन ने, पर यूनिट टाइम यहाँ पे, पर यूनिट एरिया, है ना। वैसे तो इसके एग्जैक्ट डेफिनेशन देखिएगा तो टोटल एनर्जी एमिटेड बाय सन रिसीव्ड बाय एन आइडियल ब्लैक बॉडी प्लेस परपेंडिकुलर टू द, मतलब ये बोले टाइप डेफिनेशन है ना। तो काम की चीज समझ, टोटल रेडिएशंस एमिटेड बाय सन पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम रिसीव्ड बाय एनी सरफेस। वैसे वो सरफेस उसके परपेंडिकुलर होनी चाहिए, लिखते रहे, वो सरफेस उसके परपेंडिकुलर होनी चाहिए, आइडियल ब्लैक बॉडी होनी चाहिए, ताकि सारी की सारी रेडिएशन उस पर जो गिर रही है वो उसको अब्सॉर्ब करे। किसी ने भैया टीवी के अलावा वो देखा है सोलर इक्लिप्स, सूर्य ग्रहण देखा है बेटा? सूर्य ग्रहण, ये इसमें जाके 2-4 सोलर इक्लिप्स ज्यादा हो गया था एकदम। देखा है तुमने? कैसे देखा है? टीवी के अलावा? चश्मे से? एक सिरे से? आंख से देख लिया? आंख से ही देख लिया, कुछ नहीं होता है। हाँ से किस किसने ऐसे ही देख लिया भैया? एक से ऐसे देख लिया? भाई साहब मिले हमारे जादुई लोगों से।
नहीं नहीं होता तो कुछ नहीं है, पर ठीक है, अपन फालतू क्या रिस्क लेनी। पता लगा थोड़ी देर बाद दिख ही नहीं रहा, उसके बाद बोल रहे हैं अच्छा कुछ हुआ था। अबे यार क्यों, पता है मतलब वहां नहीं जाना है, अच्छा यहाँ नहीं जाना है, चलो चलते हैं। हाँ हाँ यही जाना है। सोलर इक्लिप्स पे आते हैं अपन, सोलर इक्लिप्स पे। हाँ बेटा बोलना, आगे तो बोल। क्या बेटा? यार वो दूरी इतनी होती है ना, तो सन का तो वो नेग्लिजिबल ही मान लेते हैं। दूरी के कंपैरिजन में जो बोल रहा हूँ मैं, है ना, ऐसा तो होता नहीं ना, सन थोड़ा बड़ा ही है, हमसे तो बड़ा है, थोड़ा बड़ा है। और सन से 100 गुना बड़ा है अपोलोकस। ये थेनोस का सन है। ऐसे नहीं, बहुत सारी गैलेक्सी, उसमें से एक गैलेक्सी जिसमें अपोलोकस देखा गया है, नाम दिया है, क्या असली नाम तो उससे पूछेंगे कभी मिलेंगे तो। सोलर कांस्टेंट है, लिख ले एक काम कर, टोटल एनर्जी एमिटेड बाय सन। हाँ हाँ लिख ले, लिख ले, पहले लिख ले। टोटल एनर्जी, भैया 3 जने तो भूल गए, बताओ बताओ बताओ। ये लड़का है ना, मारो गोली मारो उसको। अरे नहीं नहीं, अरे नहीं 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 भाई पागल, तू सीरियस हो गया तू तो यार, ऐसे नहीं करना है, ऐसे नहीं करना है, लड़ाई झगड़े नहीं भाई। भाई सन कंटिन्यूअसली कुछ ना कुछ रेडिएशंस को फेंक रहा है, वो रेडिएशन पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम कोई बॉडी कितना रिसीव कर रही है उसे क्या बोलेंगे, सोलर कांस्टेंट। सोलर कांस्टेंट को लिख रहा है अभी तक? भैया तुम कभी 100 मीटर 200 मीटर में दौड़े हो? अकेले दौड़ोगे तो भी सेकंड आओगे। वो पता नहीं ये सेकंड आएगा। हाँ बोल। पास कैसे करेगा ना? अर्थ 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 का जो सन मतलब, अर्थ में पानी की बात करेगा पर उसके नीचे तो फिर सॉलिड सरफेस आ ही जाएगी ना, कहाँ से पास करके जाएगा, पॉसिबल नहीं है। देखिए भाई अब कोई लिख रहा है क्या सोलर रेडिएशन की, लिखना द टोटल, क्या लिखा भैया, द टोटल एनर्जी एमिटेड बाय सन पर सेकेंड which is received which is received on unit area, which is received on any unit area in its path, in its path, which is received on unit area in its path is solar constant. सबके लिए अलग अलग रहती है वैल्यू, अर्थ के लिए अलग रहती है, अलग अलग प्लानिट के लिए अलग अलग रहेगी, सबके लिए अलग अलग वैल्यूज रहेगी। ये भैया अब अपन इसको हटा देते हैं यहाँ से, क्योंकि ये देखने वाले हैं हम अपन। भैया ये लास्ट है भैया, पेज नंबर 21 पे दे रखा है तेरे को, किरचॉफ लॉ। किरचॉफ लॉ के जस्ट अगले पेज पे दे रखा है ना, तो उसको देख ले, उसको ओपन कर ले, एक काम कर, हाँ बढ़िया रहेगा, ओपन कर ले ताकि लिखना ना पड़े अपन को, केवल थ्योरी है। किरचॉफ लॉ दिख रहा है क्या कहीं पे? देख वो गोला बना हुआ था, एक पन्ना और पलट, एक पन्ना और पलट, पेज नंबर 21 को छोड़, 28 पे, 28 पे। अभी उसमें कुछ भी मत देख, दिखा तो मैं रहा हूं, उसको क्या देख रहा है उसमें, इधर देख, वॉच दिस, उसमें इंग्लिश है भैया, क्या समझ में आएगा, खत्म मामला, साला लिखा हुआ है ओनली इन इंग्लिश, हिंदी। इधर देख, अंदर रहता है भैया फोटोस्फियर। कभी सन को तेने ना एकदम 1 to 1 आई टू आई देखा ही है कैसे, नो चश्मा वश्मा, कभी देखना, और है ना 11-12 बजे के आसपास देखना, तो देखना सन का सेंटर रहेगा, उसके आसपास है ना तेरे को है ना ग्लेयर रोशनी निकलती हुई दिखेगी, सेंटर में एक फिक्स गोला दिखेगा, और उसके आसपास में फ्यूम्स जैसे दिखेंगे, फ्यूम धुआं निकल रहा हो ना ऐसे, होता है ऐसे ही है। सेंटर में होता है कोर फोटोस्फियर, बाहर रहता है क्रोमोस्फियर, है ना। टेम्परेचर का भी डिफरेंस होता है, अंदर वाला ज्यादा गर्म होता है, बाहर वाला थोड़ा कम रहता है। बाहर में ना गैसेस का एक बवंडर होता है, और उस बवंडर को उसके अर्थ, जैसे अर्थ के आसपास भी गैसेस का पूरा एक पूरा लेयर है, तो उसको तो एटमॉस्फेयर कहता है।
उसके एटमॉस्फेयर को अपन बोलते हैं क्रोमोस्फियर। अपन अपन नाम दे रहे हैं, बाद में कभी सन कुछ और बोल देगा तो वो भी ले लेंगे अपन नाम, अभी अपन क्रोमोस्फियर कहते हैं। अब सन क्या है, कंटिन्यूअसली लाइट को एमिट कर रहा है ना। सन के अंदर वाला पार्ट, बाहर तो ये एयर है जिसमें सोडियम पोटेशियम सब वेपर स्टेट में होते हैं। कौन से स्टेट में होते हैं, वेपर। ये भैया अर्थ के पास आ जाती है एनर्जी, एनर्जी जो भी है भाई सारी की सारी यहां से निकलती है। इनफाइनाइट अमाउंट ऑफ वेवलेंथ को हर सेकंड से एमिट कर रहा है, बहुत बढ़िया बहुत अच्छे, ठीक है ना। और फिर तेने ना 10th में या 9th में एक एक्सपेरिमेंट करा हो कि भाई ट्रायंगुलर उसको प्रिज्म को रख के व्हाइट लाइट 7 कलर, सेम एक्सपेरिमेंट कर रहा था फ्रैनहोफर। कौन कर रहा था, फ्रैनहोफर। फ्रैनहोफर ने एक्सपेरिमेंट करा और उसने देखा कि व्हाइट लाइट गिर रही है, 7 कलर मिल रहे हैं। उसने ये पाया कि उन 7 कलर के बीच में कहीं कहीं पे डार्क लाइंस मिल रही थी, कहीं कहीं पे क्या मिल रही थी, डार्क लाइंस। डार्क लाइंस मिलने का मतलब वहां वहां सन से कुछ निकला ही नहीं उस पर्टिकुलर पॉइंट पे ना, जहां पे डार्क दिख रहा है। तो सन से उस पॉइंट पे कोई लाइट आई नहीं, दैट वाज नॉट पॉसिबल, क्योंकि भैया सन तो सारी रेस को वेग रहा है, कोई बीच में खा रहा है, या तो एटमॉस्फेयर खा रहा है। तो उसने ना ये थीसिस लगाया, थ्योरी लगाया, और हर दिन वो ये चीज करता था। थोड़े 2-5 महीने बाद उसने एक कंक्लूजन निकाला कि सन के एटमॉस्फेयर में भी बहुत सारे आयंस वगैरह, एटम्स वगैरह, मॉलिक्यूल्स वगैरह रहते हैं, है ना, पार्टिकल्स वगैरह रहते हैं। तो जो सन से रेज निकलती है ना, कभी कभी ये भी अब्सॉर्ब कर लेते हैं, और कभी कभी नहीं, कंटिन्यूसली करते हैं ना, या कभी कोई ये कर रहा है नहीं, कभी कोई वो कर रहा है, तो वो अब्सॉर्ब कर लेगा। और वो पहुंचना कहां था, अर्थ तक। बीच में कोई अब्सॉर्ब कर लेगा तो वहां पे डार्क लाइंस बन जाती है। क्या बन जाती है, डार्क लाइन, क्योंकि यहां से क्या है, कुछ आएगा ही नहीं। अरे भैया, जब देख सन से लाइट गई हमारे पास पहुंची, अब बीच में कोई खा गया तो वो लाइट पहुंचेगी, वहां पे कुछ भी नहीं पहुंचेगा, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं पहुंचेगा, तो वो क्या ले जाएगी, डार्क लाइंस। तो कहेगा यार नॉर्मली तो हमने कभी सन पे ऐसे दरारें देखी नहीं, तेरे को दिखेगी भी नहीं, कहां से दिखेगी सन पे ऐसी दरारें। उसने कहा यार कि ओके, लोगों ने उसको बोला हमें तो नहीं दिख रही। उसने और थ्योरी करी, फिर एक टाइम क्या हुआ, सोलर इक्लिप्स आ गया, सूर्य ग्रहण। सूर्य ग्रहण में क्या आ जाता है, बीच में मार्स आ जाता है। कौन आ जाता है, मार्स। अरे तो मून ही लिखा है मैंने, मैं तो चेक करा, देखो पता ही नहीं पता है। बीच में मून आ जाता है, तो देख M फॉर मून, तो बीच में मून आ गया। अब मून आ गया तो मून क्या करता है ना, मून अर्थ और सन के बीच में ये क्या है कि ना, फोटोस्फीयर को छुपा देता है। किसको छुपा देता है, फोटोस्फीयर। फोटोस्फीयर से जो भी लाइट आती है ना, उसको छुपा देता है। अब फोटोस्फीयर से जो भी लाइट आगे छुप गई, तो देखना कभी तो प्रॉपर अच्छे से सोलर इक्लिप्स होता है, तो है ना, सेंटर में दिखता है डार्क सर्कल, और उसके आसपास में दिखता है एक बहुत बढ़िया सा, तेरे को सर्कुलर ही दिखेगा, स्पेरिकल तो तेरे को कैसे दिखेगा, सर्कुलर तेरे को है ना, ये आग निकलती हुई दिखेगी, बहुत सुंदर नजारा होता है। उस समय पे ये जो फ्रैनहोफर लाइन है ना, ये एकदम अच्छे से ब्राइटली दिखती है, क्योंकि सेंटर वाली मैक्सिमम लाइट तो ये खा गया। अब तेरे पास कौन सी लाइट आएगी, फोटोस्फीयर वाली या क्रोमोस्फीयर। और क्रोमोस्फीयर की जो लाइट दिखेगी ना तेरे को, उसमें ये है ना, दरारें एकदम अच्छे से दिख जाएगी। इसको ना डार्क नहीं बोलते, इसको बोलते हैं ब्राइट फ्रैनहोफर लाइंस। ब्राइट क्यों बोल रहे हैं, होती तो डार्क ही है, होती तो डाई थोड़ी सिल्वर कलर की होती, होती तो ब्लैक की है, पर वो ब्राइटली दिखती है दूर से, इसलिए फ्रैनहोफर की याद में इसको बोलते हैं ब्राइट फ्रैनहोफर लाइंस। ब्राइट का मतलब ये नहीं है वो व्हाइट इन कलर हो गया, ब्राइट का मतलब यही है कि भाई है वो डार्क, पर ड्यूरिंग सोलर इक्लिप्स वो प्रॉपर्ली तुझे दिख जाता है। क्या, फ्रैनहोफर लाइन, नॉट फ्रैनहोफर लाइन, लाइन का नाम दिया है हमने फ्रैनहोफर, क्योंकि मेहनत किसने करी थी, फ्रैनहोफर। चीज चमकी भैया, या जे बोले, चमक रही है थोड़ी थोड़ी से, बस इतना ही चमकाना था, कुछ आ ही गया ना इस पे सवाल, क्या ही सवाल आएगा इस पे। फिर भी था, अपने पास टाइम था तो अपन ने वो बता दिया। वहां पे लिखे हुए 2-5 लाइनें इंग्लिश में। इसकी क्या इक्वेशन लिखेगा, ये ऑब्जर्वेशन था भैया, ये क्या था, ऑब्जर्वेशन। भाई राधे राधे इस टॉपिक को बोले, अभी हम हैं, अभी अपने पास 5 बजे तक का समय है, और 11 भैया अपन सोच रहे हैं कि थोड़ा सा पढ़ाओ आगे पढ़ाएं। तो भैया जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन रहेगा भैया अपना, वो रहेगा सेंटर ऑफ मास और कोलिजन, ठीक है, सेंटर ऑफ मास एंड कोलिजन, एक ही टॉपिक है। अरे भाई पढ़ाते एक साथ थोड़ी, अलग अलग पढ़ाते हैं, पर बोलते एक साथ ही, नाराज मत हो, कुछ और बोल रहा था, जय बोले। तो ये सेंटर ऑफ मास से स्टार्ट करते हैं। ये एक बार मैं फिर बता रहा हूं, किसी भी चीज को अपन पढ़े 11th की, 2 तरह के सवाल अपन कर सकते हैं। एक वो सवाल जो हमें आने चाहिए, दूसरे वो सवाल हमें ये भी आता है, ये भी आता है, इस प्योर हवाबाजी,
इस तरह के सवाल आते हैं, मेन प्रायोरिटी 12 चल रहा है, अब अपन हवाबाजी मारने में बिल्कुल भी नहीं जाएंगे। एक दो तू बोलेगा, बीच बीच में मारते रहेंगे कि बहुत ज्यादा सिंपल हो गया, ये ले, बीच बीच में एक आधा बम बम अपन दे देंगे, है ना। टॉप पे ले जाके बम को ऐसे डायरेक्शन में फोड़ेंगे, पता ही नहीं लगेगा कहां से कहां फूटा है बम, है ना। तो आराम आराम से चलेंगे और कोशिश करेंगे ऑलमोस्ट हर पैटर्न का। देख अब तू सोचेगा कि 11 जितना टाइम मिल जाए, नहीं मिलेगा, रिवीजन के हिसाब से चलेगा। फिर भी मैं कोशिश करूंगा, जहां पे तू बोलेगा भाई यहाँ पे एक दो एग्जांपल और ले लो, अपन एक दो एग्जांपल और ले लेंगे। सेंटर ऑफ मास को स्टार्ट करते हैं। सेंटर ऑफ मास कोलिजन टॉपिक इजी है, स्कोरिंग है और 100% सवाल आ सकता है। और सेंटर ऑफ मास में क्या एनएलएम भी आ जाता है, सेंटर ऑफ मास में वर्क पर एनर्जी के भी सवाल आ जाते हैं। ये मिक्सचर रहता है मैकेनिक्स में, है ना, क्या होता है मिक्स सवाल आते हैं, तो अपन कोशिश करते हैं धीरे धीरे करने की, ठीक है ना। चलो स्टार्ट करते हैं, हेडिंग डालेंगे सेंटर ऑफ मास। वर्क पावर एनर्जी भाई पढ़ा तो दिया तेरे को यार, पिछली बार पढ़ाया था ना, पिछली बार पढ़ाया था, तो अब इस बार है ना, अब तुम, मैं तो चाह रहा हूँ ना, मतलब एक सब्जेक्ट को तो दो दो गुरुदेव से पढ़ेगा, तो उसमें क्या होगा, एक ने कुछ अलग बताया, दूसरा कुछ अलग बताएगा, पढ़ा ही नहीं जे बोले। अबे 8 ही तो लेक्चर थे उसके, 8 तो भेजे थे, 8 ही थे भाई साहब। अरे भाई मैंने बनाया, मेरे को ही नहीं पता 8 थे मेरे लेक्चर यार। अबे 9 होंगे, 8 के 9 हो जाएंगे। अच्छा साफ, चलो ठीक है। सेंटर ऑफ मास, अरे वो कट कर दिया होगा, तुम तक भेजते हम, मैंने बनाए 9 थे, और ड्यूरेशन वो रहता है ना कि भाई इसको आधे घंटे का देना है, 45 मिनट्स के मैंने 9 बनाए थे। अब शुरू में हो सकता है उन्हें आधे घंटे के भेजे हो, तो फिर वो एक दो लेक्चर पढ़ गए होंगे, है। 2 हफ्ते चला ना, फिर 11 होंगे, पक्के से 11 होंगे, 2 हफ्ते चला था 11 होंगे। हाँ बिल्कुल 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 सर बिल्कुल। अभी तो अपन यहाँ देख लेते हैं, है ना। अभी इसको स्टार्ट करते हैं, सेंटर ऑफ मास, ठीक है ना। और एक है भैया सेंटर ऑफ ग्रेविटी। व्हाट, हाँ भैया क्या हुआ, थोड़ा दूर करे, जे बोले हो रहा है मामला, अब ठीक है ना। हाँ मैं हटाना तो चाह रहा था, पर हटा नहीं सकता, फिर गला खत्म हो जाएगा। वैसे तो आ जाएगी अब, ठीक है प्रभु, ठीक है ना। हाँ, एक होता है सेंटर ऑफ मास, एक होता है सेंटर ऑफ ग्रेविटी। व्हाट इज सेंटर ऑफ मास एंड व्हाट इज सेंटर ऑफ ग्रेविटी? सेंटर ऑफ मास बॉडी का वो पॉइंट है जहां पे सारे मास को तू कंसंट्रेटेड मान सक। तू एनएलएम कर रहा है, तू वर्क पावर करेगा। एनएलएम और वर्क पावर में तेने काफी सवाल करे होंगे, एनएलएम और वर्क पावर में तेने काफी सवाल करे होंगे। हर एक सवाल में तेने कभी भी स्ट्रेस नहीं लिया। तेने क्या करा भाई, तेने एनएलएम में तेने सीधे ही सेंटर से नॉर्मल ऊपर निकाल दिया। क्या ऐसा नॉर्मल होता है कि नहीं? नॉर्मल है ना, पूरी कॉन्टेक्ट सरफेस पे बिछा हुआ होता है। नॉर्मल पूरे के पूरे इस पे बिछा हुआ होता है। जब हम फोर्स लगाते हैं, हम तो लिख देते हैं, वैसे तो रैंडमली कहीं भी बनाते हैं, अगर प्रॉपर डायग्राम बनाए तो सेंटर पे बनाते हैं फोर्स, देखना सिमेट्रिकल बना। वो सारा हम है ना खेला खेलते हैं किससे, सेंटर से। तेने बॉल को फेंका, भाई सब तो बॉल फेंक रहा है यार, बॉल तो रोटेट भी करेगी, ये तेने पूरा काइनेमेटिक्स पढ़ लिया, पर वहां पे रोलिंग वोलिंग थोड़ी कुछ देखता है, स्पिन कर रहा है, वो कर रहा है, तूने तो देखा बस प्रोजेक्टाइल मोशन। क्योंकि तो सारा का सारा मोशन देखता है किसका, सेंटर ऑफ मास का, ठीक है। ये भैया इसको अपन ने ऐसे करके ये यहाँ से ऐसे फेंका मार्कर को, मार्कर पूरा का पूरा घूम रहा है। अगर तू है ना उचक के इसके सेंटर ऑफ मास पे बैठ जाए, चीटी बन के इसके सेंटर ऑफ मास पे बैठ जाए और इसको घुमाए, तो देखिएगा वो जो चीटी है वो सिर्फ और सिर्फ प्रोजेक्टाइल मोशन कर रही है। कौन सा मोशन कर रही है? प्रोजेक्टाइल, ठीक है ना। बाकी पूरी बॉडी घूमेगी। भाई टेनिस में तेने शटल को है ना एंगल पे दिया, शटल ऐसे यूं घूमती भी जा रही है, घूमती भी जा रही है, घूमती भी जा रही है, घूमती भी जा रही है शटल। अबे हाँ तो बैडमिंटन में दे दिया, इसमें मतलब वो उधर डिस्कस कर रहा है जोरदार, है ना। इधर देख, तो सेंटर ऑफ मास के अबाउट, अरे भाई साहब ऐसा बोलते हैं कि जो मून और अर्थ घूम रही है ना, तो मून इज नॉट रोटेटिंग अबाउट अर्थ, सेंटर ऑफ मास ऑफ मून एंड अर्थ इज रोटेटिंग अबाउट अर्थ। मतलब अर्थ और जो मून है ना, वो उसके सेंटर ऑफ मास के अबाउट रोटेट कर रहे हैं। ये भी थ्योरी चल रही है, आने वाले समय में, आने वाले समय में हो सकता है कि एकदम ये भी परफेक्ट हो जाए। मतलब ये सब है ना, सब चीजें जो होती है सेंटर ऑफ मास के अबाउट होती है। कि इतना डेप्थ में तो हमको जाना नहीं, हमको अब सेंटर ऑफ मास देखना है। एक होता है सेंटर ऑफ मास, मास का सेंटर, किसका सेंटर? मास का सेंटर। एक होता है सेंटर ऑफ ग्रेविटी। व्हाट इज सेंटर ऑफ ग्रेविटी? यहाँ पे तो टोटल मास लाई करता है। क्या करता है? टोटल मास लाई करता है। सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे होता है टोटल वेट, टोटल वेट ऑफ द बॉडी कंसंट्रेट करता है। यहाँ पे तो क्या लगता है? टोटल मास, एंड यहाँ पे लगता है टोटल वेट। ये बताओ व्हाट इज वेट? वेट mg,
अब मेरी बात सुनना, अगर तेरे पास एक छोटी सी पतली सी रॉड है, क्या इसका यहां से यहां तक में जी वेरी कर जाएगा? अरे कैसे करेगा यार, छोटी सी रॉड में जी वेरी कैसे करेगा? मतलब अर्थ की रेडियस की कंपैरिजन हो तब जाके जी वेरी करेगा ना, छोटी सी रॉड में क्या वेरी करेगा? तो छोटी सी रॉड में सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट में जहां सेंटर ऑफ मास होगा ना, वहीं क्या होगा? सेंटर ऑफ ग्रेविटी, वेट भी वहीं रहेगा। पर अब तेने बोल दिया कि भैया ये जो रॉड है ना, इस रॉड का भाई साहब जो लेंथ है वो रेडियस ऑफ अर्थ के आधा है। किस ऑफ अर्थ के आधा है? रेडियस ऑफ अर्थ के। पहली चीज तो ऐसी कोई रॉड का हमें मतलब नहीं, फिर भी मैं देखो केस समझा रहा हूं कि भाई यहां पे ये वेरी करेगा। ऐसे में L/2 पे तो क्या रहेगा भैया? सेंटर ऑफ मास। और सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो रहेगा वो थोड़ा सा और नीचे आ जाए, क्योंकि नीचे की तरफ जी ज्यादा होता है और ऊपर की तरफ जी क्या होता है? कम। तो सेंटर ऑफ मास तो अगर मास बराबर बटा हुआ है तो बॉडी के सेंटर पे रहेगा, और सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहां लाई करेगी? उससे भी नीचे, क्योंकि नीचे की तरफ जी ज्यादा होता है, ऊपर जाने पे जी कम हो जाता है। पर हमारे लिए बहुत अच्छी बात है, हम अभी कोई ओलंपियाड के एग्जाम की तैयारी तो कर नहीं रहे, आईटी वाईटी की तैयारी कर तो नहीं रहे, तो हमारे लिए तो सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी, वैसे तो वर्ड यूज होता ही नहीं, फिर भी हो जाए तो वो दोनों के दोनों क्या होंगी? सेम चीज। अब मेरी बात सुनना, ये एक मैंने छोटा सा कुछ ऑब्जेक्ट लिया, रॉड मान ले, इसको तेने हॉरिजॉन्टल एक टेबल पे रख दिया, स्मूथ टेबल। अब मैंने इसको यहां से फोर्स लगाया, बता क्या होगा? कौन सा मोशन होगा? लीनियर होगा, रोटेशनल होगा, कौन सा मोशन होगा? तेरे को ये पूछना पड़ेगा कि फोर्स कहां लगा है। अगर मैंने बोला फोर्स सेंटर ऑफ मास पे लगा है, तो बॉडी का सिर्फ और सिर्फ लीनियर या ट्रांसलेशनल मोशन होगा। और अगर सेंटर ऑफ मास से आगे पीछे लगाया है तो ये रोटेट भी करेगा और आगे भी जाएगा, बॉडी रोटेट भी करेगी और आगे। साइकिल, तेने प्योर रोलिंग सुना सुना तो होगा, प्योर रोलिंग है ना, जब साइकिल घूमती है तो साइकिल में दोनों मोशन होते हैं, ट्रांसलेशन, आगे भी बढ़ती है, टायर भी घूमते हैं, आगे भी बढ़ती है। आगे कौन बढ़ाता है? सेंटर ऑफ मास। और सेंटर ऑफ मास के अबाउट पूरी की पूरी बॉडी घूमती है। सेंटर ऑफ मास का मोशन क्या होता है? सिर्फ लीनियर। तो सेंटर ऑफ मास हर चैप्टर में आता है, कहीं पे उसको रिकॉग्नाइज करते हैं, कहीं पे रिकॉग्नाइज नहीं करते। इस चैप्टर में तो भर भर के करना है। इस चैप्टर में अब अपन देख दो पैटर्न के सवाल करेंगे स्टार्टिंग में आज तो करेंगे अपन डिस्क्रीट। एक तो होता है कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस मतलब बॉडी पूरी की पूरी देर, डेफिनेशन लिखाने की जरूरत है क्या? नहीं ना, सेंटर ऑफ मास इज द बॉडी, समझ गया ना तू? है ना? तो मैं कह रहा हूं कि दो तरह के इसमें सवाल आते हैं। एक आते हैं डिस्क्रीट वाला, जहां पॉइंट पॉइंट मासेस दिए हुए रहते हैं आर की दूरी पे। ये एक तो डिस्क्रीट मास वाला करते हैं, फिर कंटिन्यूअस मास वाला। आज शायद डिस्क्रीट मास वाला ही कर पाएंगे। तो अपन एक काम करते हैं, एक साथ लिख लेना सारा का सारा, पहले देख ले। डिस्क्रीट सिस्टम के लिए, डिस्क्रीट सिस्टम का मतलब ये एक्स है और वाई है, और ऐसे ही जेड होगा। जैसे एक्स वाई के लिए खेल रहे हैं और वैसे जेड के लिए होगा। एक्स और वाई के अंदर हमारे पास 2 3 4 नंबर ऑफ पार्टिकल्स है। ये भैया m1 है, ये m2 है, ये ऐसे करते करते m3 है। n नंबर ऑफ पार्टिकल के लिए कर सकते हैं। ये यहां से कितनी दूरी पे है? से r1 वेक्टर की दूरी पे। ये यहां से कितनी दूरी पे है? से r2 वेक्टर की दूरी पे। ये यहां से कितनी दूरी पे है? r3। तो भैया जो इनका सेंटर ऑफ मास रहेगा यहीं कहीं लाई करेगा इसका सेंटर ऑफ मास। तो उसके सेंटर ऑफ मास की दूरी अपन को कैलकुलेट करनी है इस पार्टिकल के लिए। तो यहाँ पे अपन टोटल मास मान सकते हैं और इसको बोल सकते हैं RCOM। क्या बोल सकते हैं? RCOM। तो RCOM निकालने का बहुत ही सिंपल मेथड है, बहुत ही सिंपल। वो हो जाएगा RCOM विल बी इक्वल टू M1 इंटू R1 प्लस M2 इंटू R2, पता है ना भैया, प्लस M3 इंटू R3 अपॉन M1 प्लस M2 प्लस M3। ऐसे XCOM निकालेगा। XCOM में भैया अब है ना वेक्टर वेक्टर हटा देना, सिर्फ x वाला कॉम्पोनेंट लेना, M1 x1 प्लस M2 x2 अपॉन M1 प्लस M2। ऐसे YCOM निकालेगा, M1 y1 प्लस M2 y2 अपॉन M1 प्लस M2 एंड सो ऑन। इस तरह से अपन को करना है। कुछ नोट करना हो इसमें से नोट कर, सवाल अपन चालू करते हैं। कुछ पूछना हो पूछ भी ले। ग्रेविटी कम नहीं हो रही है, जी कम हो रहा है ना। ऊपर जाने पे जी कम होता है ना, सुना है? जी इज इक्वल टू G1 - H/, ऐसे ऐसे कुछ सुना सुना लग रहा है। नहीं नहीं, ऊपर जाते हुए प्लस नहीं होता भाई, ऊपर जाते हुए नीचे आते हुए दोनों में माइनस ही होता है। हाँ, हाइट बढ़ने पे जी कम होगा ना, वही पूछ रहे हो, भैया भी वही पूछ रहे हैं, दोनों ने सेम ही चीज पूछी, सेम पेज पे हो तुम, लड़ो मत।
नहीं नहीं, अरे ऐसे नाराज मत हो तो यार, ऐसे मजाक कर रहे हैं, सीरियस बहुत होता है तो। ग्रेविटेशन हो गया भैया तुम्हारा? ओ भाई साहब, ये भैया जोरदार लगे मैं तो। ग्रेविटेशन कब हुआ था? अप्रैल में हो गया था ना? अच्छा, अप्रैल में ग्रेविटेशन हो गया था ये, ट्वेल्थ के पहले ही? ट्वेल्थ के साथ साथ ना, ठीक है। अभी जो बचे हुए टॉपिक उसको तो कर ले, टाइम मिलेगा तो उसको भी कर लेंगे, है ना? पहले ये तो पढ़ ले। तो इसको नोट कर फटाक से, मैं सवाल लिखता जा रहा हूं, तो बैक टू बैक सबका सेंटर ऑफ मास निकालना, अनटिल अनलेस स्टेटेड 0,0 के रेस्पेक्ट में निकाल देना, वरना मैं बोल दूंगा पी पॉइंट के रेस्पेक्ट में निकाल दे, कहीं देना रे, बट आराम आराम से लड़ते हैं बेटा। अपन लेके आएंगे, ब्रेक में चलेंगे, लटवट लेके आएंगे, देना तुम। ये छोटी मोटी लड़ाई कब तक लड़ोगे? आर पार कर दो तुम। क्या रखा है इस लड़ाई में? हर ब्रेक, हर थोड़ी देर में वही, क्या मतलब निकला है? हमें भी कुछ मजा है कुछ देखने में यार, आर पार कर दो तुम। नहीं नहीं नहीं, धुआं धुआं, नहीं नहीं नहीं, ज्यादा हो गया ये। भैया सीरियस हो जाते हैं, कुछ भी बोल दो। अरे भैया, क्या तुम पूछो अपन से, इतना क्या सोच रहे हो तुम? हाँ पूछ सकते हो अपन, है ना यहाँ पे, ऐसे ज्यादा सोचने का नहीं, रिलैक्स। बाल वाल जड़ेंगे, कोई मतलब नहीं है। हाँ नहीं नहीं, ज्यादा भी नहीं। भाई ज्यादा, इसमें क्या है, ज्यादा थ्योरी तो है नहीं। अपन को है ना, मैक्सिमम पैटर्न ऑफ सवाल पे जितने कर पाए, जितने अपने पास गिवन टाइम है उसमें जितने ज्यादा सवाल कर पाए कम से कम, ताकि घर जाके मॉड्यूल नहीं भी खोले तो चलेगा। टाइम मिल रहा है तो मैं तो बोलूंगा एक्सरसाइज 1, एक्सरसाइज 2 फर्स्ट प्रायोरिटी, सेकंड प्रायोरिटी पे बिगनर बॉक्स सॉल्व एग्जांपल सारे, थर्ड प्रायोरिटी पे फिर रेस, और रेस के बाद सबसे लास्ट प्रायोरिटी पे लूंगा एक्सरसाइज थर्ड। मैं प्रायोरिटी बता दी, बिगनर एक्सरसाइज 1, एक्सरसाइज 2, फिर आए बिगनर बॉक्स सॉल्व एग्जांपल। और बिगनर बॉक्स नहीं कर पाए सॉल्व एग्जांपल, जो कर लेना, बहुत बढ़िया बढ़िया सॉल्व एग्जांपल दिए हुए हैं। किसी किसी चैप्टर में एकदम तबाही सॉल्व एग्जांपल दिए हुए हैं, तो सर्कुलर में देखिएगा ना, एकदम आउट ऑफ द वर्ल्ड सॉल्व एग्जांपल दिए हुए हैं। क्योंकि ऐसे सवाल में खुद से तो कर नहीं पाएंगे, पर सॉल्यूशन देख के हौसला बढ़ेगा, इसलिए दिए हुए हैं, अच्छे से सवाल दिए हुए हैं, सर्कुलर रोटेशन में तो स्पेशली। तो धीरे धीरे तू करते जाए, इनको अपन करते चलते हैं, है ना? और एफर्ट लगा लेना, अभी साथ के साथ हो भी जाता है। एंड मोमेंट पे क्या एकदम से अपन अलग से स्टार्ट करेंगे, नहीं होगा। तो देख भैया, मैं क्वेश्चंस दे रहा हूं, तो डिस्क्रीट सिस्टम का खेल रहे हैं, फिर कंटिन्यूस इसके बाद देखेंगे। इन सबका सेंटर ऑफ मास निकालते जाए। यहाँ 4 मास दे रहे हैं, चारों मासों की कोऑर्डिनेट वगैरह में। स्क्वायर है साइड ए का। इसकी साइड ए, इसकी भी साइड ए, सब ओरिजिन पे, सबका ओरिजिन पे निकाल, अनटिल इलस्ट्रेटेड ओरिजिन के अबाउट निकालना है ना? सबका ओरिजिन के अबाउट कैलकुलेट करता रहे भाई। एक्स सीओम भी निकाल लेना, और वाई सीओम भी निकाल लेना। पहले एक्स सीओम निकालना, फिर वाई सीओम निकालना। एक और दे देते हैं। सुन, 2 पैटर्न के सवाल करेंगे सब में, जो हमें आने चाहिए, और हमें ये भी आता है। यहां से यहां तक का सवाल है ना, सब में एक एक दो दो सवाल ऐसे करते चलेंगे। ठीक है ना? हाँ भैया बोल रहे थे कुछ। जीरो मास सब तीनों का सेम है, एम।
एक्स सीओएम वाई सीओएम, वही तो आर सीओएम होगा भाई। आर सीओएम है क्या? आर वेक्टर इज इक्वल टू तेरा एक्स वन आई कैप प्लस वाई वन जे कैप। एक्स सीओएम अलग निकाल ले, वाई सीओएम अलग निकाल ले, एक्स कॉमा वाई निकाल ले। एक साथ तो कैसे निकालेगा, बहुत भारी पड़ जाएगा। चल पहला मैं कर देता हूं, साथ साथ चलना। अरे सबके ना कोऑर्डिनेट फटाक से लिख दिया कर। जितना स्पीडली तू कोऑर्डिनेट लिखेगा ना, उतना स्पीडली तेरा आंसर आएगा। सवाल पढ़ना ईमानदारी से। सबसे पहले तो कि भैया उसमें पूछा क्या है, ध्यान से देखना। यहां लिखेगा ए कॉमा जीरो, ऊपर लिखेगा ए कॉमा ए, यहां लिखेगा भैया जीरो कॉमा ए। सबसे पहले एक्स सीओएम, एक्स सीओएम, एक्स सीओएम आएगा एम वन एक्स वन प्लस एम टू एक्स टू प्लस एम थ्री एक्स थ्री प्लस M4 X4। अपन ने तो जीरो को भी ले लिया एक बार, शुरुआत कर रहे हैं, बाद में जीरो वाले को इग्नोर कर देंगे ना, क्या मतलब है। अपॉन टोटल मास कर ऐड, 4 3 7 15, 15 8 10 कितना 12, कितना आ रहा है 10। ऊपर कितना आ रहा है जीरो, जीरो 5 MA/10M, तो भैया ये आ जाएगा A/2 आ जाएगा, सही ना भैया। 5/10 आ रहा है तो A/2 आ जाएगा। सबका आ रहा है ये वाला। वाई सीओएम निकाल लेते हैं, वाई सेंटर ऑफ मास। ये आ जाएगा भैया m इंटू जीरो प्लस 2m इंटू जीरो, हटा रहा है इनको, क्या ही लिखना था। ऊपर आ जाएगा, आराम आराम से लिखते हैं, कहां जाना है। 3m इंटू ए प्लस 4m इंटू ए अपॉन नीचे कितना आ जाएगा 10m, जीरो जीरो, 4 3 कितना आ जाएगा 7, 7 A/10। चेक करना ये आ रहेगा 7 A/10। सही है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई आपत्ति? मौका अभी। बस अगले वाले के भी कोऑर्डिनेट फटाक फटाक से लिखते रहे, आखिरी वाले तक करना कोशिश, उसका भी हो जाए। बैठे नहीं अपने, जो हो जाए फटाक से आगे बढ़ते चले। क्या? अरे हाँ हाँ ठीक है ना, क्या दिक्कत है, ऐसे लिख सकते तो A/2 कॉमा लिख देना यार, क्या है 7A/10, ऐसे लिख, कोई दिक्कत नहीं है ऐसे। कोई A/2 आई कैप प्लस 7A/10 जे कैप चलेगा। कोऑर्डिनेट लिख, सबसे जरूरी चीज कोऑर्डिनेट। ये ए कॉमा जीरो, अब यहां से परपेंडिकुलर डाल, ये दूरी कितनी हो जाएगी यहां से यहां तक की A/2। इसको सॉल्व करेगा, ये कितना आ जाएगा √3A/2, तो इसकी दूरी हो जाएगी A/2 कॉमा √3A/2। एक बार कोऑर्डिनेट निकल के ना, आगे सवाल कुछ नहीं बचा है रे। एक बार कोऑर्डिनेट निकल के तेरे, उसके आगे सवाल कुछ भी नहीं बचा है, सवाल फटाक से हो जाएगा। गो फॉर, मतलब ज्योमेट्री में ट्राइंगल की ज्योमेट्री तो मन में बसा ले, सेंट्रोइड के दूरी 2:1 √3A/2 A/√3, ये सब पता होना चाहिए, A/2 ये सब पता होना चाहिए। सेंट्रोइड तो एकदम मन में बसा होना चाहिए तेरा, समझ रहा है। काम आता है ना तेरे, इलेक्ट्रो में भी काफी काम में आएगा, वेक्टर में भी सीखा है था, ग्रेविटेशन में भी आ ही सकता है, और यहाँ पे भी आ ही सकता है, तो सेंटर ऑफ मास है भैया, आ ही रहा है। लाइफ इज हार्ड, गेटिंग टफर एंड टफर, नॉट डफर। अबे टफर बोला था बे। अरे नहीं रे, जबरदस्ती ले रहा है भाई, दे ही नहीं रहा है। ये इसको सॉल्व कर ले तू, थोड़ा बहुत तो कुछ तो आएगा, ये आएगा A/2, A/2 आएगा, A/2 सॉल्व करेगा तो A/2। वाई सीओम थोड़ा तगड़ा ही आएगा इसका। वाई सीओम आएगा सिर्फ m इंटू √3A/2, नीचे कितना आएगा 3m, तो ये आ जाएगा A/2 √3, और ये आ जाएगा A/2। तो लिख देना आंसर A/2 कॉमा A/2 √3। अगला वाला तो कर ही लेगा। हुआ प्रभु लास्ट वाला? चेक कर लेंगे एक बार, क्रॉस वेरीफाई जरूर कर भैया। पहले दो सवाल में किसी को दिक्कत तो कोऑर्डिनेट देखने में तुरंत प्रभाव से पूछे, तेरे 11 के लिए मैंने, है ना, एकदम फंडामेंटल क्वेश्चन लिए। करना ट्राई कर लास्ट वाला।
करे 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 करे। हाँ बेटा, 5 है, 5। इसकी साइड सारी 5 है। थोड़ा अजीब सा ही दिख रहा है ये। भैया पहले 2 में कोई दिक्कत किसी को पूछ ले भैया। चलो देखें, कोऑर्डिनेट चेक करना है सबसे काम की चीज। इसका कोऑर्डिनेट है 0,0, इसका कोऑर्डिनेट है 5,0। भैया सुनना, इसके कोऑर्डिनेट निकालने के लिए थोड़ा सा खेलते हैं अपन। यहां परपेंडिकुलर डाला, चलेगा परपेंडिकुलर। ये वाली साइड देख, ये वाली साइड कितनी हो जाएगी, ये वाली साइड हो जाएगी, इसको हटा देता हूं एक बार, 5 तो पता है ना मुझे, मैंने दिमाग में रख लिया मैंने। ये वाली साइड कितनी हो जाएगी, ये वाली साइड हो जाएगी 5 cos 37, ये हो जाएगी 5 cos 37। सॉल्व करेगा 4 आएगा। ये सामने वाली साइड हो जाएगी 5 sin 37, इसको सॉल्व करेगा ये कितना आ जाएगा 3, तो इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा 4,3। क्या ये दोनों मासेस सेम हाइट पे हैं क्या? ऊपर वाले देख, ऊपर वाले सेम हाइट पे हैं क्या? तो इसका मतलब इनका y कोऑर्डिनेट तो दोनों का सेम होगा, है ना। अच्छा इसका x कोऑर्डिनेट, चल इसका निकालते हैं आराम से, परपेंडिकुलर डाल, क्या टेंशन लेनी। ये साइड भी 5 है, तो ये दूरी कितनी हो जाएगी, ये दूरी हो जाएगी 5 cos 37। 5 cos 37 मतलब 4, तो यहां से यहां तक की दूरी 5, 5 + 4 9। अबे हाँ ना, ये बोले चारों के कोऑर्डिनेट मिल गए। m1 x1 + m2 x2 + m3 x3 + m4 x4। पुट द वैल्यू, गेट द आंसर। आया? क्या आ रहा है भैया? x 13/4 5/3 3 बोल रहे, आर लिख देंगे हम तो। ये बोल रहे हो भैया, तुम कुछ और बोल रहे हो? भाई सब करना पड़ेगा सॉल्व। ओ भाई साहब, ये क्या कर दिया तुमने? 13 कहां से निकाल दिया भैया? ये ऊपर तो 18 आ रहा है, 18/4 9/2। फाड़ दो बेटा उसको, फाड़ दो, फाड़ दो बेटा, फाड़ दो। और 3/2 वाई वाला है ना। भैया ऐसे अब कैसे भी कोऑर्डिनेट दे दे, थोड़ा पेशेंस लूज मत करना और बन जाएगा 100%। बस तू उसके ना पॉइंट मासेस के कोऑर्डिनेट निकाल लेना, पुट द वैल्यू, गेट द आंसर। इट इज वेरी इजी, इट इज वेरी सिंपल। आराम आराम से करते चलना। अब भैया थोड़ा सा आगे बढ़ रहे हैं अपन, थोड़ा सा आगे बढ़ रहे हैं और चीजों में अपन थोड़ा सा अपन गहराई ला रहे हैं। तो गहराई लाने के लिए 2 पॉइंट सिस्टम जानना बहुत जरूरी। एक मास रखा हुआ है आजू में और एक मास रखा हुआ है बाजू में, इसका नाम ले लिया m1, इसका मास ले लिया m2, दोनों के बीच की दूरी है r। अब तेरे से मतलब अगली जो चीजें बोल रहा हूँ ना, उसमें से कम 2-3 चीज तो एकदम टिप्स पे होनी चाहिए और रट ही लेना। चाहे तू बॉम्ब को फोड़, कुछ भी फोड़, ये इसका जो एंड रिजल्ट है मैं तो सीधे स्टार्ट करूंगा m1r1 = m2r2, खत्म। सेंटर ऑफ मास के अबाउट मास मोमेंट हमेशा 0 होगा, ये रट ही लेना। शुरू में बता रहा हूँ, बाद में मैं वही बताऊंगा। आराम आराम से चलते हैं, कहीं नहीं जाना है। ध्यान से देखना भैया, यहां से सेंटर ऑफ मास कितनी दूरी पे रहेगा आई डोंट नो, तो अपन मान लेते हैं यहां से r1 की दूरी पे सेंटर ऑफ मास रहसी, तो दूसरे वाली की दूरी कितनी हो जाएगी r2। इसको मैं बोल देता हूं 0,0। सेंटर ऑफ मास निकालते हैं सबसे पहले इसके रेस्पेक्ट में,
कितनी दूरी पे होगा r1। अपन कैसे लिखते हैं, पहले का मास इंटू 0 प्लस दूसरे का मास इंटू दूरी बाय का क्या लिखते हैं m1 प्लस m2। भैया ऐसे ही निकालते हैं, तो r1 निकलेगा m2r अपॉन कितना निकला m1 प्लस m2। इसको यहां पुट कर दे, r1 प्लस r2 r के बराबर है, तो वहां से R2 निकालेगा, R2 निकल के आएगा M1R अपॉन M1 प्लस M2। अब देख रट भी लेते हैं, इसको रट ले फटाक से। रटेगा कैसे भैया, R1 के सामने एक तो R आ रहा है और डिवाइड में क्या जा रहा है M1 प्लस M2। R2 के सामने भी R आ रहा है, डिवाइड में क्या जा रहा है M1 प्लस M2। R1 के सामने मास किसका होगा, दूसरे वाले का। R2 के सामने मास किसका होगा, दूसरे वाले का। दोनों में से जो भारी होगा सेंटर ऑफ मास को कहां खींच लेगा, अपनी तरफ। कोई दिक्कत, कोई परेशानी। अब देख इसमें एक खास चीज ध्यान से देखना, इस पूरी इक्वेशन को तो मैंने m1 से मल्टीप्लाई कर दिया और इस पूरी इक्वेशन को मैंने m2 से मल्टीप्लाई कर दिया। मल्टीप्लाई करूंगा दोनों तरफ, ध्यान से देखना, आराम आराम से चलते। इस तरफ आएगा, यहां पे बाजू में आएगा m1 r1 और बाजू में जाएगा m1 इंटू m2 इंटू r अपॉन m1 प्लस m2। सिमिलरली इसमें क्या आएगा m2 r2 इज इक्वल टू m1 m2 r अपॉन m1 प्लस m2। तो यहां से कुछ दिख रहा है क्या तेरे को, राइट हैंड साइड वाली चीज देख, सेम आ रही है अलग आ रही, सेम जे बोले है ना। तो लेफ्ट वाली बराबर होगी, कैसे भी कहते दोनों को डिवाइड कर दे तो यहां से पता लग जाएगा m1 r1 इज इक्वल टू m2 r2। इसको मैं कहना चाह रहा हूं सेंटर ऑफ मास के जितना इस तरफ मास मोमेंट होगा, मास मोमेंट मतलब मास इनटू डिस्टेंस की दूरी, इसको मास मोमेंट बोलते हैं। सेंटर ऑफ मास के अबाउट जितना भी मास मोमेंट होगा वो हमेशा इक्वल होगा। जितना m1 r1 आगे उतना m2 r2 पीछे, हमेशा याद रखना, हमेशा। अगर तू सेंटर ऑफ मास पे ओरिजिन मान लेगा ना, तो सेंटर ऑफ मास पे ओरिजिन मान लेगा तो इनका मास मोमेंट का सम हमेशा कितना होना चाहिए, 0। क्योंकि जितना आगे होगा, भैया गुस्सा मत हो तुम, है ना, जितना आगे होगा उतना ही कितना होगा पीछे। मतलब मेरा कोई रूल नहीं है, तो बहुत सिंपल बता रहा हूं मैं तेरे को। इसको तो 11 में तो पूरा पूरा डेरिवेशन में देख लिया, इसमें भी देख लिया अपन ने, कुछ खास बड़ा है नहीं। जितना मास मोमेंट आगे होगा उतना ही मास मोमेंट कितना होगा पीछे। इसको अपन बोलते हैं प्रोडक्ट ऑफ मास मोमेंट। और टोटल मास मोमेंट अगर हमारे पास 1000 क्या इनफाइनाइट नंबर ऑफ बॉडीज हो, अबाउट सेंटर ऑफ मास हमेशा कितना होगा, 0। mass moment of all the bodies above center of mass will always be 0। सबका सबका, इधर 10 ले ले इधर 3 ले ले, पर किसके रेस्पेक्ट में बोल रहा हूं, सेंटर ऑफ मास के। क्योंकि मेरी बात सुन, अगर मैंने सेंटर ऑफ मास को 0,0 लिया तो एक का कोऑर्डिनेट प्लस होगा, दूसरे का कोऑर्डिनेट क्या होगा, माइनस। इसके रेस्पेक्ट में लिखूंगा, मैं लिखूंगा m2 r2 प्लस क्या करूंगा m1, पर r1 वहां प्लस होगा या r1 माइनस हो जाएगा, माइनस। ये किसके रेस्पेक्ट में लिख रहा हूं, सेंटर ऑफ मास के रेस्पेक्ट में। अब सेंटर ऑफ मास के रेस्पेक्ट में लिखा और ये दोनों तो बराबर है, अरे अभी तो प्रूव करा, ये दोनों बराबर है तो इन दोनों का सम हमेशा कितना आएगा, 0। इसका मतलब मास मोमेंट का सम, किसका सम, मास मोमेंट का सम अबाउट सेंटर ऑफ मास हमेशा कितना आएगा, 0। इतनी बार बोल दिया मैंने भैया, भर भर के यूज करेंगे, जहां मौका दिखेगा लगाएंगे चौका। ये इसमें अपन सोचेंगे नहीं, m1 r1 इज इक्वल टू m2। ये मैग्नीट्यूड लिखा है मैंने, है ना, क्योंकि 100% पीछे वाला नेगेटिव होगा, आगे वाला क्या होगा, पॉजिटिव। ठीक है भैया, कहां से कहां, यहां से यहां सवाल करते हैं अपन इस पर। चालू 3 के लिए कर लूंगा ना मैं, कोई दिक्कत नहीं है, पर सेंटर ऑफ मास कहीं तो होगा। तो m1 r1 विल बी इक्वल टू m2 r2 प्लस m3 r3। हम लेफ्ट वाले को लेफ्ट में रखेंगे और इक्वल के राइट वाले को राइट में रखेंगे, हम खेलेंगे नहीं। ठीक है ना, जनरली अपने स्कोप में 2 ही है, जनरली अपने स्कोप में 2 ही रहेगा। सवाल करते हैं इस पे आराम आराम से, तो लिख ले इसको, 2 बार लिख ले इसको, रट भी ले इसको। इसमें खतरनाक एकदम काले जादू टाइप सवाल करेंगे, एकदम काले जादू टाइप, समझ रहा है। लाइफ इज हार्ड, वेरी हार्ड। ये काफी है आज के लिए। मतलब एक चीज में तो तू एग्री करता है हमेशा, इस चीज में तो कभी भी तू बोले नहीं 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 नहीं, एग्री सर, एग्री। ठीक है चल, आज के लिए काफी है, काफी का है।
एक क्वेश्चन में होमवर्क देता हूँ ना यार, ज्यादा बढ़िया रहेगा, तू सोचेगा, तेरे को और अच्छा लगेगा। स्टैंडर्ड सवाल है, एकदम स्टैंडर्ड सवाल, काला जादू नहीं है पर स्टैंडर्ड सवाल है, उसमें दिमाग लगे। अगर तेने पहले 11th में अगर तू जे बोले है, 11th अगर हल्की फुल्की करी हुई होगी तो आ जाएगा। 11th में जे बोले मामला तो तेरे लिए सवाल ही काला जादू है, ये सवाल काला जादू है। एक लिख लेना, कल भी मुझे ही कराना है और कल भी मुझे ही कराना है, तो सवाल आज लिख लेते हैं। कल ही लिखिएगा क्या? चल ठीक है। आज आज सेंटर ऑफ मास से कुछ भी नहीं कर पाएगा, अभी सेंटर ऑफ मास एक लेक्चर और लगेगा अपन को, तब जाके कर लेगा। क्वेश्चन लिख ले, चल एक लिख ले, एक कल लिखवा देंगे। टू मासेस, सवाल लिख ले पहले, एक बार सवाल लिख ले, उसके बाद फटाक से ये सब लिख लेना, कुछ भी नहीं लिखवा रहा, जगह छोड़ दे इसकी। एक क्वेश्चन लिख ले घर के लिए, अभी नहीं करेंगे। टू मासेस 2 kg and 4 kg, two masses 2 kg and 4 kg are placed fixed distance apart. Are placed fixed distance apart. Full stop. If 2 kg mass is displaced, if 2 kg mass is displaced towards left, if 2 kg mass is displaced towards left by 8 centimeter, by 8 centimeter, find by what distance, find by what distance 4 kg mass, 4 kg mass must be shifted so that first case लिखना, first case लिखना, center of mass remain at rest, second case लिखना, center of mass is shifted to right by 2 centimeter, center of mass is shifted to right by 2 centimeter। देखो भैया ने बोला था सवाल लिखवा दो, वरना मेरी इच्छा नहीं थी, भारी मन से लिखा है ये। नहीं 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 नहीं, काला जादू नहीं है, जे बोले भाई, जे बोले। डायग्राम बना दिया मैंने, है ना, 2 kg लेफ्ट में और वो राइट में।